341 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। कई विघटनकारी शेयरधारक, साथ ही चू समूह पर कब्जा करने की इच्छुक ताकतें भी मौजूद हैं। वे सभी जू हाउ से भयभीत थे। इस प्रकार याओ शिनरुई तार्किक रूप से चू समूह के अध्यक्ष बन गए। चू समूह राष्ट्रपति कार्यालय। याओ शिनरुई 33वीं मंजिल की एक तरफा फर्श से छत तक फैली खिड़की से टेक लगाकर खड़ी थी और पूरे समृद्ध शहर की प्रशंसा कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पति जू हाउ मेरा साथ दे रहे हैं और मेरा समर्थन कर रहे हैं। 144 ऑफिस में इतनी बेकाबू होकर खेलना। भाभी, जू हाउ मेरे पति हैं। चू समूह, इससे मैं सचमुच बहुत डर गया था। आज सुबह कई विभागों के लोग पूछताछ करने, इलाके को सील करने और लोगों को गिरफ्तार करने आए थे। मुझे लगा कि हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। क्या ये सब राष्ट्रपति की वजह से नहीं है? कंपनी का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा था और उन्हें कुछ अवैध और आपराधिक काम करने पड़े। अपनी जुबान संभाल कर बोलें, राष्ट्रपति चू अतीत की बात है। हमें राष्ट्रपति याओ का सम्मान करना चाहिए। आज सुबह कंपनी में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। यहां तक कि राष्ट्रपति चू की पत्नी भी इस गड़बड़ी को संभाल नहीं पाई। सौभाग्य से राष्ट्रपति चू ने राष्ट्रपति जू से दोस्ती कर ली, जिन्होंने सभी विरोधों को सख्ती से दबा दिया और अपनी पत्नी को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में मदद की। जी हाँ, राष्ट्रपति जू न केवल आकर्षक हैं, बल्कि सभ्य और मिलनसार भी हैं। उनमें जरा भी घमंड नहीं है। वे अपने दोस्तों के प्रति बेहद वफादार हैं। मैं सचमुच अपनी नौकरी छोड़कर जू ग्रुप में काम करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रखरखाव की वर्दी पहने एक मरम्मतकर्मी चू ग्रुप के अंदर से गुजरा। वह कभी कभी कर्मचारियों की उत्तेजित चर्चाएं सुन लेता था। जू हाउ की इस प्रशंसा को सुनकर मरम्मत करने वाले की टोपी के नीचे का चेहरा किसी बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। अगर जू हाउ यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से उसकी पहचान कर लेता। इसके अलावा और कौन हो सकता है सिवाय नायक झेंग फीफान के। तो ये बात है, चू ग्रुप और चू शियोंग को निशाना बनाने वाली खबरें देखने के बाद से ही झेंग फीफान को दिन ब दिन यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वयं आने का फैसला किया। कंपनी में प्रवेश करते ही उसने लोगों को अपने शत्रु जू हाउ की प्रशंसा करते हुए सुना। झेंग फीफान स्वाभाविक रूप से नाखुश था। उसे पता नहीं कब, लेकिन वह राष्ट्रपति कार्यालय के दरवाजे तक पैदल चलकर पहुंच गया था। झेंग फीफान रुक गया। वह जानता था, इस घटना के चलते चू शियोंग को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अब कंपनी के अध्यक्ष के रूप में उनकी पत्नी याओ शिनरुई कार्यरत थी। उस रात जब उसने चू परिवार में सेंध लगाई थी, तब उसने अध्ययन कक्ष में जिस खूबसूरत परिपक्व महिला को देखा था, उसकी छवि उसके मन में बार बार उभरने लगी। चाहे उसकी शारीरिक बनावट हो, रूप रंग हो या स्वभाव, वह लिन चुकिंग से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। विशेषकर उस परिपक्व युवा विवाहित महिला का आकर्षण, इससे उसके दिल में खुजली होने लगी। उस समय उन्होंने ये भी अफसोस जताया कि एक अच्छे पत्ता गोभी को सुअर ने बर्बाद कर दिया। कितनी खूबसूरत महिला है, उस बूढ़े चू शियोंग को लाभ पहुंचाते हुए। अब जब चू शियोंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या उसे मौका नहीं मिलेगा? झेंग फीफान का दिल जोर से धड़क रहा था। उस खूबसूरत युवा विवाहित महिला के बारे में सोच रहा हूं, जो अब एक उच्च पदस्थ और शक्तिशाली राष्ट्रपति थी। उसके मुंह से मानो लार टपक रही थी। क्लिक करें। दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे उसकी कल्पना टूट गई। झेंग फीफान को होश आया और वह तुरंत बगल में मुड़कर चारों ओर देखने लगा। उसने इस तरह का भाव दिखाया जैसे वह देख रहा हो कि कोई चीज कहाँ क्षतिग्रस्त है और क्या उसे मरम्मत की जरूरत है। उनकी नजर जानबूझकर या अनजाने में राष्ट्रपति कार्यालय के दरवाजे पर पड़ी। अगले ही पल उसके चेहरे पर एकाग्र भाव थम गया और उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उन्होंने एक व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्यालय से बाहर निकलते देखा। दरअसल यह उसके पिता का हत्यारा जू हाउ था। झेंग फीफान ने अपनी टोपी का किनारा कुछ इंच नीचे खींच लिया। उसके दिल में हत्या करने का इरादा उमड़ आया और उसी समय एक सवाल भी उठा। जू हाउ नए राष्ट्रपति के कार्यालय से बाहर क्यों आएगा? जल्द ही उसे इसका कारण पता चल गया। जू हाउ के पीछे पीछे बाहर निकलते हुए, क्या वह खूबसूरत परिपक्व महिला जिसे उसने पहले देखा था चू शियोंग की पत्नी याओ शिनरुई थी? उस समय उनके चेहरे के भाव कुछ विचार उत्तेजक थे। उसका चेहरा हल्का लाल था, पसीने की हल्की बूंदें दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें नम थीं, जिनमें वसंत का जोश झलक रहा था। उसके कदम भी कुछ अप्राकृतिक थे। एक पुरुष और एक महिला अकेले थे। उन्होंने अभी अभी कार्यालय में क्या किया, ये स्पष्ट किया गया था। झेंग फीफान का दिमाग हिल गया और वह हक्का बक्का रह गया। जब वह वहां आया तो उसने कंपनी के कर्मचारियों को ऐसा कहते हुए सुना। जू हाउ चू शियोंग का अच्छा दोस्त था। वे अक्सर साथ में चाय पीते थे और एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते थे। लानत है, क्या जू हाउ अपने अच्छे दोस्त की पत्नी के साथ इसी तरह का व्यवहार करता है? उनके एक अच्छे दोस्त को अभी अभी गिरफ्तार किया गया है और अभी तक उन पर लगाए जाने वाले आरोप भी तय नहीं हुए हैं। और तुम पहले से ही उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहे हो। और ऑफिस में इतना बेकाबू होकर खेलना, वह सचमुच इंसान नहीं है। उसने पहले सोचा था कि जू हाउ अपने हिस्से वापस पाने के लिए अपने पिता की हत्या करने के कारण पागल हो गया था। उन्हें इससे भी अधिक भयावह स्थिति की उम्मीद नहीं थी। इससे जू हाउ की निर्लजता के बारे में उनकी समझ ताज़ा हो गई। अगर वह बेहद मजबूर भी होता तो भी वह अपने दोस्त की पत्नी पर हाथ नहीं उठाता, है ना? जहां तक लिन चुकिंग के उनके भाई की मंगेतर होने की बात है, उसे वह लड़की बस पसंद थी, उसने कोई पहल नहीं की।
झेंग फीफान निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगी। इसी तरह दोहरे मापदंड काम करते हैं। इंतजार। झेंग फीफान को एक समस्या का एहसास हुआ। राष्ट्रपति याओ और जू हाओ के बीच के रिश्ते को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे अभी अभी एक साथ आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि चूशियों की गिरफ्तारी से पहले भी वे दोनों गुपचुप तरीके से मिल रहे थे? ये क्या बकवास है? किसी की पत्नी के साथ उसके सामने ही रहना, क्या इसे इतना तीव्र होना जरूरी है? झेंग फेइफान अवाक था। 342 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उसकी आंखों में ईर्ष्या, जलन और नफरत भरी हुई थी। इतनी खूबसूरत और परिपक्व महिला को दरअसल जू हाओ ने बहकाया था। झेंग फीफान मन ही मन दहाड़ उठा। क्यों? जू हाओ में ऐसी क्या खास बात है? क्या ये सिर्फ कुछ पैसे होने की बात नहीं है? और थोड़ा आकर्षक होना? और क्या वह 50 साल का एक बूढ़ा आदमी है जो देखने में सौम्य और सभ्य लगता है, लेकिन असल में वह एक शातिर और धूर्त खलनायक है? स्विश। झेंग फीफान के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि चू परिवार को कौन निशाना बना रहा है। इस क्षण ऐसा लगा जैसे उसे बात समझ आ गई हो। सीधा निष्कर्ष, चू शियोंग को गिराना या तो बदला लेने के लिए था या प्रसिद्धि और लाभ के लिए। फिलहाल बदला लेने का कोई विचार नहीं है। उसे नहीं पता था कि चू शियोंग ने कितने लोगों को नाराज किया था। लाभ को उदाहरण के तौर पर लेते हुए, चू शियोंग के जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह चू शियोंग की पत्नी याओ शिनरुई हैं। किसी पत्नी द्वारा कंपनी की बागडोर संभालना स्वाभाविक था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये तब की बात है जब उसे चू शियोंग की पत्नी और जू हाओ के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वे साथ हैं। याओ शिनरुई को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन वह जू हाओ की औरत थी। जू हाओ को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उन्हें 1 अरबों डॉलर की कंपनी मुफ्त में मिल गई। इस आधार पर पीछे की ओर बढ़ते हुए, जू हाओ लंबे समय से चू शियोंग की पत्नी के साथ संबंध में था। चू परिवार की संपत्ति जब्त करने के लिए उसने सबूत इकट्ठा किए और चू शियोंग को भेजा। ये तर्कसंगत और तार्किक रूप से एक बंद चक्र था। इसके अतिरिक्त चू शियोंग द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियां काफी गुप्त थीं। आम लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाए। जांच पड़ताल के लिए उन्हें भी कुछ समय चाहिए होगा। और संयोगवश जू हाओ के पास वह क्षमता थी। झेंग फेइफान जू हाओ के असली चरित्र को जानता था। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि जू हाओ ऐसा कर सकता है। उसकी योजना कितनी धूर्ततापूर्ण थी। झेंग फीफान की आंखों में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। किसी मित्र की पत्नी को बहला फुसलाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना। वह जू हाओ की असलियत पूरी तरह से समझ चुका था। वह उसे पूरी तरह समझ चुका था, लेकिन बाकी लोग अभी भी अंधेरे में थे। वे जू हाओ का असली चेहरा नहीं जानते थे। वे अब भी यही सोचते थे कि वह इतना वफादार और धर्मी था, जो अपने भाई के लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार था। धत्तेरी की, ये सोचकर कि जू हाओ जैसे नीच व्यक्ति को अनगिनत लोग पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, झेंग फीफान बेहद नाराज थी। डिंग, झेंग फीफान का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। जू हाओ ने इमारत से निकलते ही पहचान लिया कि मरम्मत करने वाले के वेश में मौजूद व्यक्ति झेंग फीफान था। लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस नायक से मिलने वाला भावनात्मक मूल्य धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसके सिर के ऊपर भाग्य का प्रभामंडल अविश्वसनीय रूप से धुंधला था, लगभग उतना ही खंडित जितना ली शियाओ का था। जब समय आएगा तब वह इन दोनों बदनसीब भाइयों को एक साथ विदा कर सकेगा। ये जानकर कि वह अभी भी कुछ भावनात्मक मूल्य प्राप्त कर सकता है, जू हाओ के कदम रुक गए। याओ शिनरुई भी रुक गई और असमंजस भरी नजरों से जू हाओ को देखने लगी। पतिदेव, आप चल क्यों नहीं रहे हैं? पति कहकर पुकारा गया वह शब्द सच्चे स्नेह से बोला गया था। चू शियोंग ने जब उसे चू ग्रुप का प्रबंधन करने के लिए कहा था, तब वह उसके लिए बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति छोड़ गया था। चू ग्रुप के सामने मौजूद स्थिति को लेकर वह असमंजस में थी। हालांकि जू हाओ की मदद से एक दिन से भी कम समय में वह समूह के बारे में बहुत कम जानने से लेकर इस अरबों डॉलर की कंपनी की मालकिन बनने तक का सफर तय कर चुकी थी। इस दौरान जू हाओ ने विभिन्न बाधाओं और परेशानियों का समाधान किया। जू हाओ का दुश्मन होना निश्चित रूप से एक बुरा सपना होगा, लेकिन अगर वह आपके पक्ष में होता तो सुरक्षा की भावना बहुत अधिक होती। याओ शिनरुई का हृदय जू हाओ के प्रति और भी अधिक विनम्र हो गया। कुछ ही दूरी पर झेंग फीफान ने इधर उधर देखने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर रहा था। उस मधुर पति शब्द को सुनकर झेंग फीफान का दिल पिघल गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह जू हाओ को संबोधित करने का एक तरीका था, और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो गया हो। हालांकि इससे उनकी इस आशंका की भी पुष्टि हो गई कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। भाभी, क्या आप चाहती हैं कि मैं इतना चला जाऊं? जू हाओ ने चंचल भाव से कहा। याओ शिनरुई भ्रमित थी। वे पहले ही वह सब कुछ कर चुके थे जो करने की आवश्यकता थी। उन्होंने अभी अभी दफ्तर में एक दूसरे को अलविदा कहा था। याओ शिनरुई को नहीं पता था कि जू हाओ ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें घर पर कुछ काम है? 343 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। झेंग फीफान की मुठ्ठियां कसकर भींच गईं। क्या आज रात हम साथ होंगे? हम साथ मिलकर क्या करेंगे? क्या ये खूबसूरत युवती इतनी निडर है? उन्हें विश्वास नहीं था कि यह उस परिपक्व महिला का वास्तविक स्वभाव था। ये निश्चित रूप से जू हाओ के प्रशिक्षण का परिणाम होगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए।
झेंग फीफान को मानो सच्चाई का पता चल गया और उसकी आंखों में एहसास का भाव दिखाई दिया। उसने बस इतना कहा, कोई जू हाओ को कैसे पसंद कर सकता है, वह पाखंडी जो सार्वजनिक रूप से एक तरह से और निजी तौर पर दूसरी तरह से व्यवहार करता है। जू हाओ ने जरूर कोई न कोई तरीका अपनाया होगा। उसने शायद इस परिपक्व युवती को भी उसी तरह धोखा दिया होगा जैसे उसने खूबसूरत मकान मालकिन शियाओ वानलिंग के साथ किया था। क्या उसे जाकर सभी खूबसूरत युवतियों को जू हाओ की असलियत बता देनी चाहिए? उसने पिछली बार खूबसूरत मकान मालकिन को ये बात बताई थी। शाओ वानलिंग बूढ़ी नहीं थी और आसानी से मूर्ख नहीं बन सकती थी। वह चाहे कुछ भी कहे, वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। ये खूबसूरत परिपक्व महिला अवश्य ही अलग होगी। वह उम्र में बड़ी और अधिक समझदार थी। जब तक वह जू हाओ के चरित्र को पहचानती रहेगी, तब तक वह निश्चित रूप से यह जान जाएगी कि जू हाओ के साथ संबंध कैसे चुनें और कैसे तोड़ें। अगर वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए, क्या चू शियों की संपत्ति हड़पने की जू हाओ की योजना विफल नहीं हो जाएगी? फिर वह दोबारा प्रकट होता और उस युवती का दिल जीत लेता। क्या चू समूह उसके हाथों में नहीं आ जाएगा? वह जितना इसके बारे में सोचता गया, उतना ही यह संभव लगने लगा। झेंग फीफान के होंठ अनायास ही एक बड़ी मुस्कान में बदल गए। जू हाओ, आत्मसंतुष्ट मत हो। मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ से कहीं अधिक हानि करवाऊंगा और सारा काम तुमसे ही करवाऊंगा। तथापि उनकी बातचीत सुनने के बाद वह अब मुस्कुरा नहीं सका। मैं तो जाने ही वाला हूं, ऐसे में विदाई समारोह क्यों न हो? जू हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ शिनरुई और जू हाओ एक दो दिन से ज्यादा समय से साथ थे। बेशक वह जानती थी कि विदाई समारोह क्या होता है। पहले ये हमेशा किसी होटल में, घर पर या उस छोटी कंपनी में होता था। ये चू समूह था, और गलियारे में अगर किसी ने इस नई राष्ट्रपति को अपने पति के करीबी दोस्त के साथ ऐसा करते हुए देख लिया तो वह गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफना सकती थी। लेकिन जू हाओ की शांत निगाहों के सामने वह मना नहीं कर सकी। आखिरकार उसने उसकी इतनी मदद की थी। याओ शिनरुई ने घबराकर चारों ओर नजर डाली। तभी जू हाओ उसके सामने खड़ी हो गई, जिससे झेंग फीफान की दृष्टि बाधित हो गई। किसी को न देखकर याओ शिनरुई का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झट से अपने पंजों पर खड़ी हो गई, ये सोचकर कि एक छोटा सा चुंबन ही काफी होगा। लेकिन जैसे ही वह आगे झुकी, जू हाओ ने अपना सिर झुका लिया। उनके होंठ आपस में मिल गए। याओ शिनरुई की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जू हाओ की ताकत का विरोध कैसे कर सकती थी? डिंग, याओ शिनरुई की हृदय गति तेज हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। डिंग, झेंग फीफान की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। जू हाओ ने अपना हाथ छोड़ दिया। याओ शिनरुई झटपट उसके आलिंगन से मुक्त हो गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। अचानक उसका शरीर अकड़ गया। इस बार उसने देखा कि एक मरम्मत करने वाला व्यक्ति जू हाओ के ठीक पीछे चल रहा था। उनकी टोपी का किनारा बहुत नीचे खींचा हुआ था, जिससे उनका चेहरा ढका हुआ था। पति, राष्ट्रपति जू। किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति को भांपते हुए याओ शिनरुई ने तुरंत अपना पता बदल दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे की ओर इशारा किया। जू हाओ ने उदासीनता से कहा, वो तो बस एक मरम्मत करने वाला है, उसे नजरअंदाज कर दो। लेकिन याओ शिनरुई को कुछ आपत्तियां थीं। अगर यह मरम्मत करने वाला व्यक्ति अफवाहें फैलाए तो क्या होगा? लेकिन जब उसने देखा कि जू हाओ उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देख रहा है, उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। 690। तो जू हाओ ने अभी जानबूझकर ऐसा किया था। इसका मतलब यह था कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जू हाओ भी निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि उनके अफेयर का खुलासा हो। जू हाओ की धूर्तता और छल को देखते हुए वह इतनी छोटी सी गलती कभी नहीं करेगा। यह मरम्मत करने वाला व्यक्ति समस्याग्रस्त था। जू हाओ के साथ रहने से उसे सुरक्षा की प्रबल भावना प्राप्त हुई। विदाई समारोह के बाद जू हाओ चले गए। मोड़ मुड़ने के बाद वह रुक गया। मुख्य पुरुष और महिला कलाकारों के बीच किसी भी प्रकार के नाटकीय परिदृश्य को रोकने के लिए जू हाओ ने जाने से पहले स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। आखिरकार इस महिला मुख्य किरदार ने अभी तक पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया था। याओ शिनरुई तुरंत काम पर नहीं गईं। जू हाओ के जाने के बाद उसने मरम्मत करने वाले की ओर देखा। हालांकि जू हाओ के पास एक योजना थी, फिर भी उसने उसे चेतावनी देने का फैसला किया। खुद को संभालते हुए और अपने शर्म से लाल हुए चेहरे को दबाते हुए याओ शिनरुई ने ठंडे लहजे में मरम्मत करने वाले को देखा और पूछा, आपने अभी क्या देखा? मैंने सब कुछ देखा। झेंग फेइफान अपने होश में वापस आ गया। उसने ऊपर देखा और उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। आप हैं झेंग फेइफान। याओ शिनरुई ने उसे पहचान लिया। क्या यही वह व्यक्ति नहीं था जिसने उस रात चू परिवार में घुसकर चू शियों के लिए मुसीबत खड़ी की थी? उसका नाम झेंग फीफान था। झेंग फीफान ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटकर सवाल ही पूछ लिया। राष्ट्रपति याओ, आप उस नीच जू हाओ के साथ कैसे हो सकते हैं? 344 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। याओ शिनरुई हैरान था। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों के बीच कोई दुश्मनी थी। इससे ये भी संकेत मिलता है कि जू हाओ ने अभी जानबूझकर ऐसा किया था। उसके दिल से एक बहुत बड़ा पत्थर गिर पड़ा। फिर उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। उस व्यक्ति के उग्र चेहरे को देखकर वह सोचने लगी कि इस बार जू हाओ ने कौन सा घिनौना काम किया होगा। झेंग फेइफान ने तुरंत गुस्से में कहा, जू हाओ के आसपास अन्य महिलाएं भी हैं, जिन्हें उसने अनुचित तरीकों से हासिल किया है और मासूम लड़कियों को धोखा दिया है।
वह लड़की महज 20 साल की थी, लिंगर की करीबी दोस्त थी और वह इतना विक्षिप्त था कि जब लड़की को कामोत्तेजक दवा दी गई तो उसने पूरी रात उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया। झेंग फेइफान ने जूहाओ पर खूबसूरत मकान मालकिन और लिन चुकविंग को नीचे गिराने का आरोप लगाया। बोलने के बाद उसने याओ शिनरुई की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह तुरंत गुस्सा हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से याओ शिनरुई शांत रहीं। वह प्रभावित नहीं हुई। इतना ही, किसी मित्र की पत्नी को धमकी देने की तुलना में इस आदमी ने जो कहा वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? झेंग फेइफान याओ शिनरुई की प्रतिक्रिया से थोड़ा हतप्रभ था। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? याओ शिनरुई ने उत्सुकता से पलटकर पूछा। झेंग फेइफान को खून थूकने जैसा महसूस हुआ। उन्होंने अनिच्छा से कहा, जूहाओ का आपके साथ रहना भी आपको धोखा देना है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार उसने सबूत इकट्ठा किए और आपके पति को जेल भिजवाया। वह चू परिवार की संपत्ति हड़पने की योजना बना रहा है और तुम उसके लिए परिवार की दौलत पर कब्जा करने का सिर्फ एक जरिया हो। याओ शिनरुई की आंखें ठंडी पड़ गईं। आप क्या कर रहे हैं? उसे विश्वास था कि उसने जूहाओ की असलियत जान ली है। जूहाओ अपनी महिलाओं के प्रति पूरी तरह से निर्दोष था। वह बिना किसी झिझक के अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली जैसी दिव्य औषधियां भी दान कर देता था। तो क्या हुआ अगर वह एक मोहरा थी? जब तक वह आज्ञाकारी रहेगी, जूहाओ उसे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरा चू शियोंग से कोई संबंध नहीं है। जूहाओ मेरे पति हैं। 145 नायक का प्रलय। बड़ी बहन की लूट। सबसे अच्छे दोस्त की मकान मालिक योजना। याओ शिनरुई का लहजा अनफ्रेंडली था। जूहाओ के आतंक को देखने और उसके प्रति उसकी दयालुता का अनुभव करने के बाद उसने समर्पण की भावना महसूस की। ये व्यक्ति जूहाओ का दुश्मन था। बेशक वह उसे ध्यान से नहीं देखेगी। झेंग फेइफान अवाक रह गया। उसने सोचा था कि यह खूबसूरत परिपक्व महिला काफी समझदार है। जूहाओ की असलियत बताने के बाद उसे उस खूबसूरत मकान मालकिन से एक अलग प्रतिक्रिया मिलेगी। परिणाम वाकई अलग था। खूबसूरत मकान मालकिन शियाओ वानलिंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि इस खूबसूरत युवती को पता था कि जूहाओ बाहर तांत्रिकों के साथ घूम रहा था और चू परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा था। फिर भी वह समर्पित बनी रही। आप मेरी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, तो आप मेरी कंपनी में क्यों हैं? क्या आप रहस्य चुराने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस को बुलाने से पहले तुम यहां से अभी निकल जाओ। याओ शिनरुई ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली। उसे अभी भी काम करना था और वह यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। झेंग फेइफान को गंभीर चोट लगी। वह निराश होकर बाहर चला गया। जूहाओ भी चला गया। उसने बाय लिंग को याओ शिनरुई की सुरक्षा के लिए एक मृत सैनिक भेजने का आदेश दिया। घर लौटते समय जूहाओ को कंपनी से खबर मिली। ये ली शियाओ से प्राप्त शेयर बाजार की जानकारी थी और मूल्यांकन के परिणाम आ चुके थे। पेशेवरों ने प्रशंसा व्यक्त की। उदाहरण के लिए, एक ऐसी कंपनी जिसका प्रदर्शन पहले सामान्य था, किसी नई तकनीक के विकास के कारण बाद में उसके शेयर की कीमत में उछाल आ सकता है। ये अप्रत्याशित थे। गहन विश्लेषण और जांच के बिना उन्हें इन अंदरूनी जानकारियों की जानकारी नहीं होती। जूहाओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। चूंकि ये सभी जानकारियां सत्य थीं, तब वह कुछ योजना बना सकता था। इतनी अधिक निवेश और शेयर बाजार की जानकारी के साथ, भले ही प्रत्येक निवेश इतना बड़ा न हो कि शेयर की कीमतों को प्रभावित न करे, अरबों कमाना कोई समस्या नहीं थी। नायक से इस प्रकार का मूल्य प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। और जब उन्हें ली शियाओ से रियल एस्टेट उद्योग के बारे में खबर मिली, उसका चेहरा खुशी से और भी ज्यादा चमक उठा। ये परियोजना सैकड़ों अरबों डॉलर की थी और यह उस प्रकार का रोग था जो कम समय में तेजी से विकसित हो सकता था। इस बार वह खूब दौलत कमाने वाला था। ली शियाओ को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जूहाओ ने उसे स्वयं विदा करने का निर्णय लिया। उस अंधेरे गुप्त कमरे में ली शियाओ को कुर्सी से बांध दिया गया था। उसके दोनों कंधों में एक एक खंजर फंसा हुआ था। उसकी कई उंगलियां भी कट गई थीं। रक्तस्राव रोकने के लिए केवल सरल तरीकों का ही प्रयोग किया गया। ये वाकई एक दयनीय दृश्य था। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट का शरीर मजबूत होता है और उनकी जीवन शक्ति आम लोगों से कहीं अधिक होती है। ली शियाओ अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसे यहाँ एक दिन और एक रात तक बंधक बनाकर यातनाएं दी गईं। ये कल्पना करना कठिन था कि उसने क्या क्या सहा होगा। इस समय ली शियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, रंगहीन हो गया था और उसके चेहरे पर बेहद उदासी छाई हुई थी। वह कभी कभी कांपता था। यह अत्यधिक दर्द के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया थी। उस दिन और रात के दौरान उसने सब कुछ कबूल कर लिया था, वह सब कुछ जो उसे कबूल करना चाहिए था और जो नहीं करना चाहिए था, जिसमें पुनर्जन्म का मामला भी शामिल था। 345 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। ली शियाओ कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था। ये लोग लोगों को प्रताड़ित करने में बहुत माहिर थे। मानो उन्हें पता था कि उसमें भविष्य देखने की क्षमता है। उन्हें स्पष्ट रूप से पूछना होगा। कई उंगलियां कटने के बाद उसने समझौता कर लिया। मालिक बाय लिंग जूहाओ को गुप्त कमरे में ले गई। खून की तेज गंध से उसका चेहरा सिकुड़ गया। गुप्त कक्ष में पड़े मृत सैनिक सभी कट्टरपंथी प्रतीत हो रहे थे। वे एक घुटने पर बैठकर सलामी दे रहे थे। ली शियाओ, जिसे मृत्यु के कगार तक यातनाएं दी गई थी, ने थोड़ी सी ऊर्जा जुटाई। वह बहुत कमजोर था, यहाँ तक कि एक उंगली हिलाना भी उसके लिए मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि जैसे ही ये लोग उनका हुड हटाएंगे, वे ये पता लगाएंगे कि कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ली शियाओ को आखिरकार बात समझ आ गई। कोई न कोई निश्चित रूप से जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था।
अन्यथा भले ही उसने शेयरों से 5 मिलियन कमा लिए हों, वह शेयर बाजार में कोई हलचल नहीं मचाएगा और निश्चित रूप से किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, जब तक कि किसी ने विशेष रूप से इसकी जांच न की हो। इसलिए आखिर कौन जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था और उसे यातना देने के लिए पकड़ रहा था? क्या यह मुख्य किरदार जेंग फीफान था, या फिर जू हाओ जिसने ली शियाओ की बहन को चुराया था, या डेज चू जियोंग? अगले ही पल उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह आवाज को पहले ही पहचान चुका था। उठना। जू हाओ ने उदासीनता से बात की। उसने ली शियाओ को पकड़ने और उससे पूछताछ करने के लिए मृत सैनिकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने विश्वासपात्र लाओमो का इस्तेमाल नहीं किया। ली शियाओ एक पुनर्जन्म लेने वाली महिला थी। उन्होंने जो कहा वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला होगा। ये मृत सैनिक अलग थे। अगर उन्हें पता भी होता तो भी वे उसके आदेश के बिना नहीं बोलते। जू हाओ। ली शियाओ की आवाज कमजोर थी, लेकिन उनके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह मन ही मन नाराज था। उन्हें इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। दागे चू शियोंग को उस पर बहुत भरोसा था। नायक के कब्जे में मौजूद भाड़े के सैनिकों का समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया। केवल जू हाओ के पास ही इतने कुशल अधीनस्थ हो सकते थे। शाओ, तुम अभी भी ठीक हो? ली शियाओ की दयनीय स्थिति से जू हाओ अप्रभावित रहा। दरअसल वह आने में बहुत आलसी था। वह केवल चीजों को व्यवस्थित रखने, नायक के प्रभामंडल को सक्रिय होने और किसी भी अप्रत्याशित घटना को घटित होने से रोकने के लिए आया था। जू हाओ नहीं चाहता था कि नायक को बचाया जाए या वह भाग निकले और बाद में बदला लेने के लिए वापस आना। जब वह नायक को पूरी तरह से हौंकते हुए देखेगा तभी उसे तसल्ली होगी। उसने ली शियाओ के सिर के ऊपरी हिस्से पर एक नजर डाली। एक दिन और एक रात की यातना के बाद उसका पहले से ही खंडित भाग्य का प्रभामंडल अत्यंत धुंधला हो गया था। ये बहुत हल्की सी झिलमिला रही थी, मानो किसी भी क्षण गायब हो सकती हो। डिंग। ली शियाओ बेहद गुस्से में थी। उसका भावनात्मक स्तर जोड़ 888 था। खांसी खांसी। ली शियाओ इतना क्रोधित हुआ कि उसने कई घूंट खून की उल्टी कर दी। धत्तेरी की, अब उसकी क्या हालत थी। और अब भी सब ठीक चल रहा है। भाड़ में जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ली शियाओ ने कमजोर स्वर में वह सवाल पूछा जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। उसे जू हाओ से कोई शिकायत नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से जू हाओ ही था जिसने भाभी को धमकाया, उसे मामले को दबाने के लिए मजबूर किया और ली शियाओ की बहन और परिवार को धोखा दिया। जू हाओ ने न केवल उसे निशाना बनाना जारी रखा, बल्कि उसे पकड़कर यातना भी दी। वह सचमुच उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। आप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। जू हाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा। तुम मुझसे नाखुश हो, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। क्या यही काफी वजह है? ली शियाओ अवाक रह गई, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। धीरे धीरे उसकी धीमी सांसें तेज होती गईं। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था। आपने भाभी को धमकी दी, मेरी बड़ी बहन से झूठ बोला और मैंने आपके बारे में कुछ बुरी बातें कह दी, तो आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या ये कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं है? बिल्कुल, जू हाओ ने अचानक कहा। ये तो बस मामूली कारण है। असली कारण तो ये है कि आप ही तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। क्या बिल्ली है? ली शियाओ के मन में कई सवाल थे। क्या मुख्य पात्र जेंग फीफान नहीं है? तुरंत ही उसका दिल कांप उठा। जू हाओ को नायक शब्द का अर्थ कैसे पता होगा? उपन्यास में स्थानांतरित हो चुके केवल वही व्यक्ति नायक का लगातार उल्लेख करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि जू हाओ भी एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी हो? हाँ, उसे याद था कि कथानक में बदलाव का पहला अनुभव उसे जू हाओ के आगमन के कारण ही हुआ था। जू हाओ का नाम उस उपन्यास में क्यों नहीं था जिसे उसने पढ़ा था? जू हाओ ने कहा कि वह कहानी का मुख्य पात्र है और वह पुस्तक में स्थानांतरित हो गया, जिससे उसे एक स्वर्णिम उंगली प्राप्त हुई। वह मुख्य पात्र भी था, लेकिन एक खलनायक सहायक नायक। क्या आप भी पुनर्जन्म लेने वाले हैं? 346 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। डिंग। ली शियाओ का मन कांप उठा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। ली शियाओ के सिर के ऊपर मंडराता भाग्य का प्रभामंडल धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। जू हाओ की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने नायक से इतनी बातें क्यों कहीं? क्या उसका मकसद ली शियाओ का पूरी तरह से शोषण करना नहीं था? वरना मरते हुए आदमी से कौन बातें करना चाहेगा? बधाई हो, आपने गलत अनुमान लगाया। जू हाओ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया। बचपन से पुनर्जन्म। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे अपनी यादें बाद में ही ताज़ा हुईं। वह केवल एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी नहीं था। हालांकि ली शियाओ को लगा कि उसने सच्चाई का सही अनुमान लगा लिया है। वह कड़वी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने नायक जेंग फीफान को अपना शिकार माना था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले से ही किसी और की नजरों का शिकार बन चुका था। मेरी बात यहीं खत्म होती है। मुझे अभी भी शेन लुयान की बहन को ढूंढना है। अब आपको विदा करने का समय आ गया है। और हाँ, येलो स्प्रिंग्स रोड पर ज्यादा तेज मत चलना। डेज और उसका बेटा भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब आपके साथ कोई और भी होगा। ली शियाओ कांपने लगी। उसने भयभीत चेहरे के साथ कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। लोगों को मारना कानून के खिलाफ है। अरे, आखिर तुम एक पुनर्जन्म लेने वाले हो। तुम इतने भोले तो नहीं होगे, है ना? ली शियाओ चुप हो गई। बेशक, वह जानता था कि कानून आम लोगों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये चीजें धन और शक्ति वाले लोगों के लिए मौजूद नहीं थीं। इसके विपरीत, वे उनके लिए सुरक्षा का कवच थे। जू हाओ की धूर्तता के कारण अगर वह उसे मारना भी चाहता, तो भी वह कोई सबूत नहीं छोड़ता।
जब तक कोई सबूत नहीं होता तब तक किसी को दोषी ठहराया या पकड़ा नहीं जा सकता था। उस समय तो उसने जू हाउ को जान से मारने के बारे में भी सोचा था। जू हाउ की डार्क एनर्जी की शक्ति को देखने के बाद वह विचार बिना किसी निशान के गायब हो गया। जू हाउ की उपस्थिति और इतने सारे विशेषज्ञों के आसपास होने के कारण उसका पतन निश्चित था। अपनी कमजोर अवस्था को महसूस करते हुए इस प्रेतवाधित रूप में मर जाना और इस झंझट से छुटकारा पाना ही बेहतर था। खैर, यह एक ऐसी जिंदगी थी जिसे उसने खुद अपना लिया था, लेकिन वह बिल्कुल अनिच्छुक था। उनकी मृत्यु के बाद उनके माता पिता और बड़ी बहन को भी जू हाउ द्वारा धोखा दिया जाता रहेगा, विशेषकर बड़ी बहन युनशु। उसका इस्तेमाल किया गया और उसे त्याग दिया गया, फिर भी वह जू हाउ के लिए आवाज उठा रही थी। जरा ठहरिए, अभी अभी जू हाउ ने कहा कि वह उसे मारना चाहता है। घबराहट के कारण उसने ध्यान नहीं दिया था और अब जाकर उसे याद आया कि क्या कहा गया था। इसका क्या मतलब था? क्या चू परिवार के पिता और पुत्र भी उनके साथ आ रहे थे? क्या जू हाउ भी उन्हें मारना चाहता था? ली शियाओ ने अनिश्चितता और आश्चर्य के साथ पूछा। क्या आपको अभी भी चू परिवार की मौजूदा स्थिति के बारे में पता नहीं है? चू शियोंग कई अवैध अपराधों में शामिल है और उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जेल जाने से पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। जू हाउ का लहजा शांत था। मैंने तुम्हारी भाभी को चू समूह के अध्यक्ष पद पर बिठाया है। चू परिवार के पिता और पुत्र की मृत्यु के बाद ही सारे शेयर तुम्हारी भाभी के हाथों में आएंगे। ली शियाओ को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। वह जू हाउ की योजना को कैसे नहीं समझ सका। ये चू परिवार की सारी संपत्ति हड़पने का एक प्रयास था। ये कहना अच्छा लगता था कि भाभी चू परिवार को नियंत्रित करती थी। वास्तव में भाभी पहले ही जू हाउ के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। क्या ये सब जू हाउ का नहीं था? कितना निर्दयी! उसने न केवल पत्नी पर कब्जा कर लिया और पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार कर लिया, बल्कि वह लोगों को नरक में भेजना भी चाहता था। उसके मन में एक वास्तविक भय उत्पन्न हो गया। डिंग! ली शियाओ को डर महसूस हुआ। भावना का मूल्य जोड़ 1000। जू हाउ ने देखा कि इस क्षण ली शियाओ के सिर के ऊपर स्थित भाग्य का प्रभामंडल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आगे और बकवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तुम्हारी मृत्यु से पहले तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए अब तुम शांति से विश्राम कर सकते हो। आप शांति से जाइए। मैं आपकी बड़ी बहन और भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बोलने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया। ली शियाओ के संक्रिया करने से पहले ही एक मृत सैनिक ने चाकू से उसका दिल भेद दिया। ली शियाओ 2 बार कांपी। उसने अपना सिर झुकाया और चुप हो गया। एहतियात के तौर पर जू हाउ ने अपने दिल की ओर देखा। उसकी निगाहें एक मशाल की तरह थीं, जो परिप्रेक्ष्य को सक्रिय कर रही थीं। इसने सचमुच दिल को छलनी कर दिया था। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी जिसमें हृदय दाहिनी ओर स्थित हो और उसे कोई नुकसान न पहुंचा हो। उसने पुष्टि की कि वह पूरी तरह से मर चुका है। जू हाउ ने अपनी निगाहें हटा लीं और गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। एक वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसका निपटारा करो। गुप्त कमरे से निकलकर जू हाउ जिया किंगगे के किराए के घर पर पहुंचा। मुख्य पात्र से निपटने के बाद स्वाभाविक रूप से वह जीत का स्वाद चखना चाहता था। बड़ी बहन युनशु युद्ध में उसकी लूट का हिस्सा थी। इस समय 2 सबसे अच्छी दोस्त शिया किंगगे और युनशु अभी तक सोई नहीं थी और सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। किंगगे, तुम बार बार समय क्यों देख रही हो? युनशु ने शिया किंगगे की छोटी छोटी हरकतों को देखा और उलझन में पूछा। मैं सोने का समय देख रहा हूँ। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, आजकल काम बहुत ज्यादा है। शिया किंगगे ने लापरवाही से उसे नजरअंदाज कर दिया। बेशक वह काम पर जाने के लिए सुबह जल्दी नहीं उठ रही थी। इसके बजाय वह जू हाउ का इंतजार कर रही थी। काफी सोच विचार के बाद उसने और जू हाउ ने युनशु को पानी में खींचने का एक तरीका खोजने पर चर्चा की। ये तब की बात है जब जू हाउ और युनशु साथ थे। वह अचानक कमरे में घुस आती और उनके रिश्ते का पता लगा लेती। युनशु जानती थी कि जिया किंगगे जू हाउ को पसंद करती है और उसने उसे इस बारे में कोई भी विचार न रखने की सख्त चेतावनी दी थी। हालांकि वह खुद जू हाउ के साथ थी। 347 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। शर्म और अपराध बोध के कारण वह उन दोनों के साथ रहने के लिए सहमत हो जाती थी। अब से उसे और जू हाउ को छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुलेआम एक साथ मकान मालिक का खेल भी खेल सकते थे। बैंग बैंग, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है भाई? ली युनशु सतर्क हो गया। शिया किंगगे जानती थी कि यह संभवतः जू हाउ ही था। मैं जाकर देखूंगा। किंगगे, सावधान रहना, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। समझ गया, जिया किंगगे ने जवाब दिया। वह चप्पल पहने हुए लड़खड़ाती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने झांकने का नाटक किया। इस बात की पुष्टि हो गई कि यह जू हाउ ही था। उसने झटपट दरवाजा खोल दिया। अंकल जू, शिया किंगगे ने आश्चर्य से आवाज लगाई। ली युनशु अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जू हाउ को अंदर लाते देख हैरान रह गई। इतनी रात हो गई है, अंकल जू यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भूल गया था कि मुझे दिन में कंपनी के कुछ काम निपटाने थे, इसलिए मैं ओवरटाइम काम करने आ गया। मैंने सुना था कि आप दोनों यहाँ रहते हैं, इसलिए मैं देखने आ गया। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? दोनों सबसे अच्छे दोस्तों ने सिर हिलाया। नहीं नहीं अंकल जू, कृपया यहाँ बैठिए। शिया किंगगे जू हाउ को सोफे के बीचों बीच ले गई। वह और ली युनशु संयोगवश दोनों ओर मौजूद थीं। अंकल जू, आप कंपनी में क्या कर रहे हैं? शिया किंगगे ने उत्सुकता से पूछा। निवेश से जुड़ी कुछ खबरों के संबंध में। जू हाउ ने स्वाभाविक रूप से अपने दोनों हाथ बगल में रख दिए।
ली युनशु एकदम से सख्त हो गई और घबराकर दूसरी तरफ खड़ी अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जूहाओ से बात कर रही थी और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसने झट से हाथ बढ़ाया और जूहाओ का हाथ हटाने ही वाली थी। हालांकि वह और जूहाओ पहले से ही बहुत घनिष्ठ थे और उन्होंने कई तरह की शर्मनाक हरकतें की थीं। लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त वहीं मौजूद थी। अगर वह पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त को पता चल गया तो उसे जीवन भर उपहास का सामना करना पड़ेगा। तो इसे बिल्कुल भी खोजा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी ताकत जूहाओ को कैसे प्रभावित कर सकती थी? बेबस होकर वह केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकती थी कि जूहाओ के हाथ को ढक ले, जिससे उसकी सबसे अच्छी दोस्त की नजर उस पर ना पड़े। इसके विपरीत जिया किंगगे कहीं अधिक शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह जूहाओ से यूं ही बातें कर रही थी। जूहाओ के आने से दोनों सबसे अच्छे दोस्तों के विचार बदल गए। खैर, अब वे टीवी नहीं देख सकते थे। दोनों महिलाओं से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जूहाओ ने समय देखने का नाटक किया और कहा, देर हो रही है, मुझे वापस जाना होगा। तुम दोनों को भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। शिया किंगगे ने चिंता के साथ उन्हें आमंत्रित किया, कांपते हुए, बहुत रात हो गई है, वापस मत जाए। आप यहीं रात क्यों नहीं रुक जाते? एक कमरा खाली है। यह जूहाओ थोड़ा हिचकिचाया, क्या यह अनुचित नहीं है? अरे, इसमें अनुचित क्या है? अंकल जू कोई बाहरी नहीं है, एक रात रुकना ठीक है। युनशु, क्या तुम सहमत नहीं हो? ली युनशु नहीं चाहती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को जूहाओ के साथ उसके गुप्त संबंध के बारे में पता चले। दरअसल वह उम्मीद कर रही थी कि जूहाओ जल्दी से चला जाए। अधिक से अधिक वह कल उनके कार्यालय में माफी मांग लेगी। लेकिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ऐसा कहते हुए सुनकर अगर वह इससे असहमत होती तो ये बहुत बुरा होता। तो उसने सिर हिलाया। जी हाँ अंकल जू, आज रात आपके लिए वापस जाना सुरक्षित नहीं है। आप यहीं रात भर आराम करें। ठीक है फिर। जूहाओ ने हिचकिचाहट का नाटक करने के बाद सहमति दे दी। जब नहाने और सोने का समय हो गया, जूहाओ ने ली युनशु को इशारे से दरवाजा बंद न करने का संकेत दिया। ली युनशु का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि जूहाओ क्या करने वाला है। वह बहुत हिचकिचा रही थी। अपने विनम्र स्वभाव के कारण उसने अंततः जूहाओ को मना नहीं किया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। जूहाओ सफलतापूर्वक उसके कमरे में घुस गया। जैसे ही माहौल गर्मा रहा था, बाहर से दरवाजा खोला गया और जिया किंगगे अंदर घुस आई। 146 हिमशैल महिला राष्ट्रपति, एक नन्हे खरगोश की तरह। अंकल जू, ऐसा मत करो। उसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ली युनशु इतनी शर्मिंदा थी कि वह जमीन में धंस जाना चाहती थी। इसके बाद की घटनाएं ठीक उसी तरह घटी जैसा जिया किंगगे ने योजना बनाई थी। शिया किंगगे ने गुस्से का नाटक किया। उसने गुस्से से कहा कि अंकल जू उसके हैं और वह भी अंकल जू के साथ रहना चाहती है। उसने संकेत दिया कि वह जूहाओ के साथ रहना चाहती थी। बेहद शर्मिंदा ली युनशु को अचानक एक समाधान मिल गया। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह मान गई। फिर चीजें स्वाभाविक रूप से घटित होती चली गईं। शिया किंगगे को अपनी सबसे अच्छी दोस्त का रोने धोने वाला चेहरा देखने का वैसा ही मौका मिला जैसा वह चाहती थी। डिंग, शिया किंगगे उत्सुक और आश्चर्यचकित है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। डिंग, ली युनशु बेहद शर्मीली है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। सभी लोग काफी देर से सोए, इसलिए काम करने का तो सवाल ही नहीं था। दोनों महिलाओं को छुट्टी लेकर घर पर आराम करना पड़ा। रिंग 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 रिंग। अगली सुबह ली युनशु की नींद फोन की घंटी बजने से खुली। उसने शयन कक्ष के दृश्य पर एक नजर डाली। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में स्पष्ट थीं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने देखने के लिए अपना फोन उठाया। 348 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। माँ का फोन था। ये देखकर कि जूहाओ भी जाग गया है, ली युनशु ने तुरंत उसे बोलने से मना कर दिया। उसने उत्तर बटन दबाया। युनशु, बुरी खबर है, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा हुआ कि एक सफाईकर्मी ने तड़के सुबह सड़क पर ली शियाओ को मृत पाया। इससे वह इतना डर गया कि लगभग मौके पर ही मर गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस अधिकारी से सूचना मिलते ही ली के पिता और ली की मां तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। ली शियाओ की दयनीय हालत देखकर बूढ़ा दंपति लगभग बेहोश हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी। प्रारंभिक तौर पर इसे बदले की भावना से की गई हत्या माना जा रहा है, हालांकि लड़ाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या ली शियाओ ने किसी को नाराज किया था। ली के पिता और ली की मां को, जाहिर है, इस बारे में पता नहीं था। ये निकम्मा बेटा अक्सर बाहर आवारागर्दी करता रहता था। कौन जाने उसने किसे नाराज किया था। वे दोनों क्रोधित और पश्चातापग्रस्त थे। अगर उन्हें पता होता कि उनके बेटे का ऐसा दुखद अंत होगा, उन्हें तो उसी समय उसके पैर तोड़ देने चाहिए थे। उसे घर पर ही रहने और बाहर जाकर परेशानी पैदा करने से रोकना। ली युनशु ने अपनी मां के रोने की आवाज सुनी और फोन रखने के बाद वह तुरंत बिस्तर से उठ गई। उसे जाकर देखना था कि क्या हो रहा है। बेशक यह उस निकम्मे छोटे भाई के लिए नहीं था। उनके बीच भाई बहन का रिश्ता पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था। और चूंकि ली शियाओ ने जूहाओ की कई बार बदनामी की थी, इसलिए उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। वह अपने माता पिता को लेकर चिंतित थी। मुझे डर था कि वे अत्यधिक शोक मनाएंगे और उनके साथ कुछ हो जाएगा। युनशु, क्या हुआ? जूहाओ ने भ्रम का नाटक करते हुए पूछा। ली युनशु ने जूहाओ को ली जियाओ के दुखद निधन के बारे में बताया।
मैं आपके साथ चलूंगा। पुलिस स्टेशन में स्थिति बहुत जटिल है और मैं वहां मदद कर सकता हूं। ली युनशु को छुआ गया। जू हाओ की संगति और देखभाल का अनुभव वास्तव में अद्भुत था। सफाई करने के बाद ली युनशु और जू हाओ चले गए। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से, जो नींद से जागने के कारण अभी भी सुस्त थी, अच्छी तरह से आराम करने को कहा, क्योंकि वह बहुत रोने वाली थी। जू हाओ ने उसे आसानी से छोड़ दिया और इसके बजाय जिया किंगगे को निशाना बनाया। परिणामस्वरूप ली युनशु ठीक थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त को परेशानी हुई। जब दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे, ली के पिता और ली की माता कुछ हद तक शांत हो गए थे। दरअसल इसका कारण यह था कि यह बेटा आमतौर पर अवज्ञाकारी था। वह बाहर जाकर शरारत करने पर अड़ा रहा और उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, चाहे वे कुछ भी कहें। ऐसी घटना उनकी अपनी गलती के कारण हुई थी। सौभाग्य से उनके पास एक अच्छे व्यवहार वाला और उत्कृष्ट लिंगर था। युनशु, तुम राष्ट्रपति जू के साथ क्यों हो? ली युनशु को अचानक घबराहट महसूस हुई। वे साथ क्यों थे? बेशक वे कल रात साथ थे, और एक छोटा सा दोस्त भी उनके साथ शामिल हो गया था। अपनी मां के रोने की आवाज सुनकर वह सुबह जल्दी जाग गई और बिना कोई अच्छा बहाना बनाए ही दौड़कर उनके पास पहुंच गई। जू हाओ ने शांत भाव से बात की। मैं संयोगवश कंपनी में ही था और मैंने युनशु को जल्दी से बाहर भागते हुए देखा, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। मुझे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि पुलिस स्टेशन में मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं और मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ। ली युनशु ने खुद को संभाला और सिर हिलाया। हाँ, मैंने अंकल जू से कहा था कि वे परेशान न हो, लेकिन उन्होंने मदद करने के लिए आने पर जोर दिया। बुजुर्ग दंपति को इसके अलावा किसी और बात का संदेह नहीं था। उन्हें लगा कि लिंगर की आंखों में दिख रही घबराहट का कारण ये था कि उसे अपने भाई ली शियाओ की मौत के बारे में पता चल गया था। इसलिए उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक जू हाओ की ओर देखा। राष्ट्रपति जू, हमने आपको फिर से परेशान कर दिया है। हम सचमुच नहीं जानते कि आपका धन्यवाद कैसे करें। जू हाओ के संपर्कों की बदौलत ली शियाओ का मामला जल्दी निपटा दिया गया। पुलिस स्टेशन ने कहा कि वे हत्यारे को पकड़ने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे, और जू हाओ की मदद से ली शियाओ का अंतिम संस्कार शीघ्र ही संपन्न हो गया। ली परिवार स्वाभाविक रूप से जू हाओ के प्रति अत्यंत आभारी था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे का हत्यारा उनसे बहुत दूर होते हुए भी उनकी आंखों के सामने ही मौजूद था। जू हाओ का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने जू हाओ को फिर से अपने घर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, और इस बार जू हाओ सीधे ली युनशु के बेडरूम में गया। ली के पिता और ली की माता अपने शोक से उबर गए। ली युनशु भी काम जारी रखने के लिए कंपनी में वापस लौट आए। सब कुछ सामान्य हो गया। दोपहर को जू हाओ कार से किंगटियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड गए, क्योंकि चू शियोंग को पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति याओ शिनरुई ने किंगटियन कंपनी पर लगाए गए दमन को वापस ले लिया। किंगटियन कंपनी ने राहत की सांस ली। इससे पहले इसे इस हद तक दबा दिया गया था कि यह सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब ये धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा था। हालांकि इसे अत्यधिक सख्ती से दबाए जाने के कारण कई संबंध टूट गए। इसकी पूर्व समृद्धि को पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। उनके अध्यक्ष लिन चुकिंग चिंतित नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही हो। वास्तव में लिन चुकिंग नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास की प्रगति पर बारीकी से नजर रख रही थी, और कुछ नई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई थीं। इसे पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार विकसित हो जाने के बाद ये पूरे उद्योग जगत को प्रभावित करेगा। पहले के सहयोगात्मक संबंध वास्तव में ध्यान देने लायक नहीं थे। जू हाओ के बारे में सोचते हुए, जिसने उसकी जान बचाई थी, उसे याद आया कि उसका सामान अभी भी उसकी कंपनी में ही था। 349 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश दमन से मुक्त होकर और चूशियों की परवाह करने की आवश्यकता न होने के कारण वह सामान को बिना किसी नुकसान के जू हाओ तक पहुंचाना चाहती थी। लिन चुकिंग ने दांत पीसते हुए जू हाओ को बुलाया। जू हाओ ने कहा कि वह स्वयं आएंगे। इससे लिन चुकिंग थोड़ी घबरा गई। उन दोनों के बीच वह घटना कई संयोगों के चलते घटी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। अगर जू हाओ ने इस स्थिति का फायदा उठाया होता तो वह इतनी दुविधा में नहीं होती। लेकिन इसकी शुरुआत उसी ने की थी। जू हाओ का परिवार था और वह एक अच्छा इंसान था, वह उसके प्रति दयालु भी था। जब भी वह इसके बारे में सोचती, उसे अपराधबोध होता था। लिन चुकिंग अपनी डेस्क पर बैठी सोच में डूबी हुई थी। उसके मन में सामने रखे दस्तावेजों को देखने की कोई इच्छा नहीं थी। बैंग बैंग, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए। लिन चुकिंग अचानक होश में आए और जवाब दिया। दफ्तर का दरवाजा खुला। सहायक अंदर आया। जू ग्रुप के अध्यक्ष जू यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आपसे, अध्यक्ष लिन से मुलाकात तय थी, लेकिन प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। क्या? लिन चुकिंग के चेहरे के भाव बदल गए। वह अचानक अपनी ऑफिस की कुर्सी से उठ खड़ी हुई। गंभीर चेहरे के साथ वह दफ्तर से बाहर चली गई, और कंपनी के प्रवेश द्वार पर झेंग फेइफान ने जू हाओ को प्रवेश करने से रोक दिया। हालांकि लिन चुकिंग ने बार बार कहा था कि वह उसे नौकरी से निकाल देगी, फिर भी वह बेशर्मी से हर दिन कंपनी में आता था। अपनी प्रतिष्ठा के साथ सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। झेंग फीफान बड़ी आसानी से सुरक्षा गार्ड के कार्यालय में घुस गई। आज उन्होंने कंपनी के प्रवेश द्वार पर एक जानी पहचानी कार देखी। ध्यान से देखने पर क्या ये जू हाओ की कार नहीं थी? उसने तुरंत उस सुरक्षा गार्ड को रोक दिया जो दरवाजा खोलने ही वाला था। मेरी आपके राष्ट्रपति लिन से मुलाकात की तारीख तय है।
जू हाओ की आवाज शांत थी। वह अपनी कार से बाहर भी नहीं निकला, बस मजे से झेंग फीफान को देखता रहा। झेंग फीफान को तुरंत गुस्सा आ गया। पिछली बार लिन चुकिंग की नियुक्ति में देरी हुई क्योंकि वह फंस गए थे, जिसका फायदा इस व्यक्ति को मिला। वह आज फिर कंपनी में क्या कर रहा था? जू हाओ के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह निश्चित रूप से लिन चुकिंग को निशाना बना रहा था। बेशक वह उसे अंदर नहीं आने दे सकता था। जू हाओ को जान से मारने की इच्छा को दबाते हुए झेंग फीफान भावहीन रही और ठंडे स्वर में बोली, आप कहते हैं कि आपकी राष्ट्रपति से मुलाकात तय है, और क्या सच में आपकी मुलाकात तय है? क्या आपके पास आरक्षण है? मुझे दिखाए, ये क्या बकवास है? झेंग फीफान को जूस ग्रुप के प्रमुख से आरक्षण की मांग करते हुए देखकर उसके पीछे खड़े सुरक्षा गार्ड अचंभित रह गए। डागे, क्या आप गलत हैं? यह जूस ग्रुप है, जो अरबों डॉलर के बाजार मूल्य वाला एक बड़ा समूह है। वह हमारे राष्ट्रपति से मिलने की भीख नहीं मांग रहा है। हमारे राष्ट्रपति को तो उनके द्वारा स्वागत किए जाने पर सम्मानित महसूस करना चाहिए। झेंग फीफान किस तरह का निरर्थक बयान दे रही थी? भाई झेंग, मैं जू ग्रुप का अध्यक्ष जू बोल रहा हूँ। और अधिक देर तक ये सब न देख पाने के कारण एक सुरक्षा गार्ड ने आगे बढ़कर उसे याद दिलाया। धत्तेरी की, यदि राष्ट्रपति को पता चलता है कि झेंग फीफान ने राष्ट्रपति जू को नाराज किया है, उसे निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि झेंग फीफान ने उसकी दयालुता को हल्के में ले लिया। उनके बोलने की अवधि पूरी होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। झेंग फीफान ने अपना हाथ लहराया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा राष्ट्रपति है, मुझे सिर्फ राष्ट्रपति लिन के आदेश पता हैं। आरक्षण नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। उस सुरक्षा गार्ड ने बोलना बंद कर दिया। अन्य सुरक्षा गार्ड उसे समझाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए वे भी चुप हो गए। वे जू हाओ के लिए भी दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन झेंग फीफान ने बात की थी। उनके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झेंग फीफान बहुत मजबूत था। जो लोग उसका विरोध करते थे, उनके प्रति वह क्रूर था। पिछली बार उनका विरोध करने वाला सुरक्षा गार्ड प्रमुख अभी भी अस्पताल में भर्ती है। सुरक्षा गार्ड ये बात समझ गए थे, तो झेंग फीफान कैसे नहीं समझ सकती थी? वह बस इसी तरह से जू हाओ को घृणा दिलाना चाहता था। अगर इससे जू हाओ और लिन चुकिंग के बीच दरार पैदा हो जाए तो और भी अच्छा होगा। जू हाओ ने इतनी खूबसूरत महिलाओं को नुकसान पहुंचाया था, क्या वह अब भी लिन चुकिंग को नुकसान पहुंचाना चाहता था? वह उसे सफल नहीं होने दे सकता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। झेंग फीफान की योजना अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जू हाओ अविचलित रहा। इसके बजाय उनकी निगाहें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। उसने झेंग फीफान को एक मस्खरे की तरह अभिनय करते देखा। उसकी निगाहें सहन न कर पाने के कारण झेंग फीफान का चेहरा भावहीन हो गया। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो बाहर निकल जाए। मुझे आपकी कार को खोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। वूश, एक ठंडी भावहीन निगाह उस पर पड़ी। गाड़ी की कमान बाय लिंग के हाथ में थी। ये व्यक्ति हमेशा से ही गुरुजी का अनादर करता आया था। अगर जू हाओ ने उसे रोका ना होता तो वह इस व्यक्ति से बहुत पहले ही निपट चुकी होती। लेकिन जू हाओ जानता था। हालांकि बाय लिंग डार्क एनर्जी के मध्य चरण में थी, झेंग फीफान अभी प्रारंभिक चरण में ही थी, लेकिन वह मुख्य पात्र था। जिस तरह से उसने पिछली बार झाओ परिवार द्वारा आमंत्रित गुरु को अपंग कर दिया था और चू परिवार की घटना के दौरान डार्क एनर्जी विशेषज्ञ को आसानी से हरा दिया था, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि झेंग फीफान के पास युद्ध कौशल और जागरूकता का भरपूर भंडार था। 350 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह निश्चित रूप से अंधकार में लोक में प्रशिक्षण से लौट आया है। नायक होने के नाते उसमें स्वाभाविक रूप से अपनी क्षमता से कहीं अधिक लड़ने की शक्ति होती है। शायद उसे कुछ समय के लिए कोई बड़ी सफलता भी मिल जाए। सुरक्षा के लिए झेंग फीफान पर कोई कदम उठाने से पहले मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मैं लगभग तैयार हूं। अब वह झेंग फीफान के बराबर स्तर पर है। उनकी वास्तविक क्षमता निश्चित रूप से नायक को बहुत पीछे छोड़ देती है। ग्रैंडमास्टर क्लोज कॉम्बैट और ग्रैंडमास्टर असासिनेशन का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। उन्हें भगवान के स्तर की ताई ची का भी ज्ञान है, और यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस भी। नायक के साथ छेड़छाड़ करने की इच्छा रखना बहुत आसान है। झेंग फीफान के सिर के ऊपर भाग्य का हल्का सा आभामंडल देखकर अब उसे विदा करने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया। आसपास मौजूद सुरक्षा गार्ड हक्का बक्का रह गए। उनका दागे बहुत ही क्रूर है ना? उन्होंने तो जूस ग्रुप के अध्यक्ष को सीधे सीधे चले जाने को कह दिया। आपको उससे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? क्या ये लियांग जिंगरू था? तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। माहौल तनावपूर्ण था। क्रोध से भरी एक ठंडी आवाज आई। आवाज की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि उनकी अध्यक्ष लिन चुकिंग अपने सहायक के साथ चलकर आ रही थी। हेलो राष्ट्रपति महोदय। सुरक्षाकर्मियों के एक समूह ने घबराए हुए अंदाज में उसका अभिवादन किया। हालांकि उन्होंने जू हाओ को रोका नहीं, लेकिन उन्होंने जू हाओ के लिए दरवाजा भी नहीं खोला। ये कर्तव्य की अवहेलना थी। उन्हें नहीं पता था कि क्या ये कठोर स्वभाव वाला राष्ट्रपति इसके लिए उन्हें दोषी ठहराएगा। झेंग फीफान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने सुरक्षा गार्डों के समूह पर नजर डाली। उसे नहीं पता था कि उसे किसने सूचित किया था। लक्ष्य प्रकट हुआ। तभी जाकर जू हाओ ने आखिरकार गाड़ी से बाहर निकलने की जहमत उठाई। राष्ट्रपति लिन चुकिंग के ठंडे भाव को देखकर झेंग फीफान थोड़ा घबरा गई और उसने आवाज लगाई। लिन चुकिंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे उसके पास से गुजरी और जू हाओ के सामने आ गई। उसने माफी मांगने वाले भाव से कहा,
राष्ट्रपति जू, मुझे बहुत खेद है। आप विशेष रूप से यहाँ आए थे और आपको बाहर ही रोक दिया गया। कोई बात नहीं, जू हाओ ने उदासीनता से मुस्कुराया। आपकी कंपनी के सुरक्षा गार्ड काफी समर्पित हैं, वे प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रपति जू, आपने गलत समझा है। ये व्यक्ति लंबे समय से मेरी कंपनी में नहीं है। मैंने उसे स्पष्ट रूप से बर्खास्त कर दिया था, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ दोबारा कैसे आ गया। उसने जू हाओ को समझाया। लिन चुकिंग ने अपना सिर घुमाया और सुरक्षा गार्डों के समूह को ठंडी निगाहों से देखा। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है? उसे दोबारा कंपनी में किसने आने दिया? ये सुनकर सभी सुरक्षा गार्डों ने अपने सिर नीचे कर लिए। वे झेंग फीफान की पिटाई से डर गए थे। उसे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? यह आखिरी बार है। अगर अगली बार मैंने उसे कंपनी में फिर से देखा तो तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। ठंडे लहजे में बोलने के बाद लिन चुकिंग ने जू हाओ को साथ लिया और कंपनी के अंदर चली गई। जहां तक पास में खड़ी झेंग फीफान की बात है, उसने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली। ऐसे बदमाश से बात करना अभिव्यक्ति की बर्बादी है। डिंग, झेंग फीफान को गुस्सा आया। भावना मूल्य जोड़ 888। डिंग, झेंग फीफान निराश था। भावना मूल्य जोड़ 999। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये गाली गलौज करना नहीं है, नहीं मारपीट करना है, बल्कि अनदेखी किया जाना है। इससे पता चलता है कि लिन चुकिंग उससे पूरी तरह से घृणा करती है। झेंग फीफान वहीं पर अवाक खड़ी रही। अनजाने में ही यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। उसने जू हाओ को रोक दिया। ये सब उसी के लिए था। उसे डर था कि वह इस बूढ़े बदमाश के झांसे में आ जाएगी। भाई झेंग, आपने भी राष्ट्रपति की बात सुनी। कंपनी छोड़ दीजिए, हमें परेशानी में मत डालिए। भाइयों को अभी भी अपने परिवारों का भरण पोषण करना है, हम ये नौकरी खोना नहीं चाहते। सुरक्षा गार्डों का एक समूह आगे बढ़ा। सभी झेंग फीफान को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। राष्ट्रपति लिन चुक्विंग नाराज थे। इस बार उसने माफ करने का फैसला किया क्योंकि पूरे सुरक्षा विभाग ने गलती की थी। अगर वे फिर भी नहीं सुनते हैं, वह निश्चित रूप से उन सभी को भगा देगी। ये आवाजें सुनकर झेंग फीफान को गुस्सा आ गया। उसने चुपचाप सबकी ओर नजर डाली। अगर उन्होंने लिन चुकिंग को ये खबर नहीं बताई होती, ये सब इस तरह कैसे हो गया। लेकिन इस बार उसकी प्रचंड शक्ति के सामने सुरक्षा गार्डों ने अपना सिर नहीं झुकाया। यह उनके भविष्य से जुड़ा मामला था, इसलिए वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते थे। झेंग फीफान ने आह भरी। वह चुपचाप मुड़ा और चला गया। वह क्या कर सकता था? क्या इन सुरक्षा गार्डों को फिर से पीटा जाए? तब उन्हें बयान भी देना होगा, जो बहुत परेशानी भरा होगा। वह ज्यादा दूर नहीं चला, बल्कि प्रवेश द्वार से थोड़ी दूर पर ही इंतजार करता रहा। उसे सहज महसूस करने के लिए जू हाओ को बाहर आते देखना जरूरी था। हालांकि उनका यह इंतजार, वह शाम तक सीधे इंतजार करता रहा। लिन चुकिंग जू हाओ को स्वागत कक्ष में ले जाने वाली थी। जू हाओ ने कहा कि वह उसका कार्यालय देखना चाहता है। लिन चुकिंग ने एक पल के लिए झिझकते हुए सहमति दे दी। अंकल जू, क्या आप वाकई सामान देखना नहीं चाहते? कार्यालय पहुंचते हुए लिन चुकिंग ने जू हाओ को एक कप चाय दी और खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। 351 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। कोई जरूरत नहीं, मुझे चुकिंग पर पूरा भरोसा है। जू हाओ ने चाय का प्याला उठाया और एक हल्की सी घूंट ली। लिन चुकिंग चुप हो गए। शांत कार्यालय के अंदर उन दोनों के अकेले होने से माहौल थोड़ा अजीब सा था। उस रात के दृश्य लिन चुकिंग के दिमाग में उभर आए और उसे अचानक तनाव की लहर महसूस हुई। अचानक जू हाओ ने उसका कोमल हाथ थाम लिया, उसे धीरे से खींचते हुए। फिर बर्फ की पर्वत जैसी दिखने वाली यह महिला राष्ट्रपति एक छोटे सफेद खरगोश की तरह उनकी बाहों में समा गई। जू हाओ की तीव्र निगाहों को देखकर लिन चुकिंग का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अंकल जू, ऐसा मत करो। 147 आइस माउंटेन महिला लीग का कार्यालय। स्टार फ्यूरी लिंगर को जीतने का अवसर। ऑफिस में काम के बारे में अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद जू हाओ ने अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में सोचा और उसका दिल बेचैन हो गया। उसके हाथ में एक चमकीला जेड का कंगन प्रकट हुआ। ये वह इनाम था जो उसने व्यवस्था से प्राप्त किया था। लिन चुकिंग की ओर देखते हुए उसने दोषी स्वर में कहा, चुकिंग, पिछली बार मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दी थी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। जू हाओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ खोला। अचानक लिन चुकिंग की आंखों के सामने एक तेज हरी रोशनी चमक उठी। बहुत सुंदर। लिन चुकिंग के मन में सबसे पहला विचार यही आया। यह जेड पत्थर उच्च श्रेणी का सम्राट हरे रंग का कांच था। इससे भव्यता और कुलीनता का एहसास होता था। चाहे सामग्री हो या कारीगरी, दोनों ही उत्कृष्ट थे, विशेषकर जब इसे ब्रेसलेट पर लिखे 2 शब्दों के साथ जोड़ा जाए। चुकिंग। बारिश के बाद आसमान के साफ होने का एहसास, उम्मीद से भरी एक कलात्मक कल्पना ने उसे घेर लिया। ये स्पष्ट था कि इसे जू हाओ ने विशेष रूप से उसके लिए बनवाया था। वह बहुत विचारशील थे। लिन चुकिंग को विलासिता की वस्तुओं की कुछ समझ थी। उसने अनुमान लगाया कि इस कंगन की कीमत कम से कम करोड़ों में है, और कलात्मक कल्पना से परिपूर्ण उत्कीर्णन के साथ संयुक्त इसका मूल्य निश्चित रूप से कई गुना बढ़ सकता है। ये स्पष्ट है कि जू हाओ ने उसे मुआवजा देने में कितना विचार किया। लिन चुकिंग भला इतना कीमती उपहार कैसे स्वीकार कर सकती थी? इतना ही नहीं, उस रात उसने ही सारी पहल की थी। जू हाओ ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके विपरीत उसी ने उसके गहरे स्नेह को तोड़ा था। जू हाओ जितना ज्यादा ऐसा करती थी, उतना ही ज्यादा उसे अपराधबोध होता था। और यही वह परिणाम था जो जू हाओ देखना चाहता था।
इस तरह की कठोर और अड़ियल महिला से निपटने के लिए आपको उसे दोषी महसूस कराना होगा और उसे खुद को दोषी मानने के लिए मजबूर करना होगा। उसे धीरे धीरे जीतें। लिन चुकिंग ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। अंकल जू, ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन जू हाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह मैंने खास आपके लिए तैयार किया है और इस पर आपका नाम खुदा हुआ है। आप इसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? जू हाओ ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा और फिर कंगन उठा लिया। लो, मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना जू हाओ ने उसकी गोरी कलाई पकड़ ली। धीरे धीरे उसे पहना रहा हूँ। लिन चुकिंग को असहाय होकर यह स्वीकार करना पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं। कलाई पर कंगन होने से ठंडक का एहसास हो रहा था। इससे उसे अधिक तरोताजा महसूस होगा। उसका हृदय आनंद से भर गया था। लिन चुकिंग ने अपनी कलाई उठाई, यह उसके स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप था। उसे यह और भी ज्यादा पसंद आया। अंकल जू, धन्यवाद। लिन चुकिंग ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। जब उसने जू हाओ की तरफ देखा तो वह उसे ध्यान से घूर रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तब एक गर्मजोशी भरे आलिंगन ने उसे घेर लिया। अंकल जू, ये ऑफिस है। अगले ही पल लिन चुकिंग कुछ भी कहने में असमर्थ थी। डिंग, लिन चुकिंग भावुक हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 678। डिंग, लिन चुकिंग घबराई हुई और असमंजस में थी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 987। लिन चुकिंग हैरान परेशान चेहरे के साथ ऑफिस की मेज से नीचे उतरी। उसका दिल बुरी तरह से परेशान था। उसे लग रहा था कि वह पागल हो रही है। उस रात जू हाओ के साथ होने के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि उसे नशा कराया गया था। जागने और फिर से एक साथ होने के बाद ये कहा जा सकता है कि दवा का असर खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा? वह आधी इच्छा से और आधी अनिच्छा से फिर से जू हाओ के साथ थी। वास्तव में यह अभी भी उसके अपराध बोध से परे था। असल में यह उसकी गलती थी, लेकिन इससे जू हाओ को अपराध बोध हुआ, जिससे उसे और भी अधिक आत्मनिरीक्षण महसूस हुआ। उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह जू हाओ के साथ सब कुछ स्पष्ट कर देगी। उस अस्पष्ट रिश्ते की परत को तोड़ना जो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जू हाओ ने उसे एक अनमोल उपहार दिया। वह कंगन उसने बाजार में नहीं देखा था, वह जरूर खास तौर पर बनवाया गया होगा। वह विशेष रूप से विचारशील थे। एक पल के लिए वह कठोर होने की हिम्मत नहीं कर पाए। थोड़ा और समझदारी से पेश आने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद जू हाओ ने उसे बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जाहिर है उसका मुंह ढका हुआ था। 352 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। कैसे बोलें? वह खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वह जू हाओ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकी। और इस तरह वे एक साथ आ गए। चुकिंग, मुझे माफ करना, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं अभी खुद को रोक नहीं पाया। कुछ नहीं है, अंकल जू। लिन चुकिंग ने तुरंत उसे रोक दिया। उसे डर था कि अगर जू हाओ ऐसा करता रहा तो वह कुछ शर्मनाक बात कह देगा। जू हाओ की आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। उसे नहीं लगता था कि वह इस निर्मम महिला मुख्य किरदार को तुरंत जीत पाएगा। लेकिन वह उसे जीवन भर के लिए नियंत्रित कर सकता था। लिन चुकिंग के उसके प्रति अपराधबोध के माध्यम से संपर्क बनाए रखने के लिए समय के साथ साथ स्नेह बढ़ता जाएगा। कुछ देर बातचीत करने के बाद जू हाओ ने जाने का प्रस्ताव रखा। लिन चुकिंग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी वह जू हाओ को विदा करना चाहती थी। कंपनी के प्रवेश द्वार पर झेंग फीफान सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठी कंपनी के गेट को घूर रही थी और बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सूरज लगभग डूब रहा था। जू हाओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने लिन चुकिंग को फिर से धोखा दिया हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली बार उसे सिर्फ नशीली दवा दी गई थी, जिसका फायदा जू हाओ ने उठाया। लिन चुकिंग का व्यक्तित्व अब भी उतना ही निर्मम था। आप चाहे कोई भी हो या आपकी स्थिति कुछ भी हो, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करती थी। उसका अपना व्यक्तित्व और सिद्धांत थे। वह किसी के सामने नहीं झुकती थी। होश में रहते हुए वह जू हाओ के साथ कैसे रह सकती थी? झेंग फीफान अपने ज्यादा सोचने पर खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। वे बाहर हैं। उसने कंपनी से उस आकृति को निकलते हुए देखा जिसे वह तुरंत मार डालना चाहता था। झेंग फीफान अचानक खड़ी हो गई। जू हाओ के बाद राष्ट्रपति लिन चुकिंग थे। दोनों साथ साथ चलते हुए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उस समय लिन चुकिंग की शक्ल देखकर झेंग फीफान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह खुला रह गया और वह वहीं जम गया। लिन चुकिंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया था। वह लगभग हमेशा की तरह ही थी। अन्य लोग न तो बता सकते थे और न ही वे इसे किसी चीज से जोड़ते थे। लेकिन झेंग फीफान की इंद्रियां तेज थीं और उनका अवलोकन सूक्ष्म था। उसने तुरंत ही लिन चुकिंग में आए बदलाव को महसूस किया, जो पहले दरवाजे पर खड़ी होने के समय से अलग था। उसकी भौहों में वसंत की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसकी चाल पहले जैसी स्वाभाविक नहीं रही। स्पष्टतः पिछले कुछ घंटों में दोनों फिर से एक साथ आ गए थे। उसने तो यही सोचा था कि लिन चुकिंग के व्यक्तित्व को देखते हुए जू हाओ उसे हरा नहीं पाएगा। पलक झपकते ही वह गलत साबित हो गया। काफी समय बाद झेंग फीफान के पास सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके विचार में यदि जू हाओ ने लिन चुकिंग को हराया भी होता तो उसने निश्चित रूप से जबरदस्ती के तरीके अपनाए होते। राष्ट्रपति लिन, आप नहीं चाहेंगे कि दूसरों को उस दिन के बारे में पता चले जब आपको नशा दिया गया था और आप मेरे साथ थे, है ना? हालांकि उसने सोचा कि अगर जू हाओ उसे इस तरह धमकी भी दे तो भी लिन चुकिंग सहमत नहीं होंगे।
ठीक है, भले ही उसे भेद खुलने का डर था और उसे सहमत होने के लिए मजबूर किया गया था। लिन चुक्विंग को अभी भी जू हाओ से दिल से नफरत करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्या वह जू हाओ से बाहर मिलेगी और उसके साथ बातचीत और हंसी मजाक भी करेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह गलत हो? क्या लिन चुकिंग वास्तव में उस प्रकार की महिला थी जो बाहरी तौर पर बर्फ की तरह ठंडी लेकिन अंदर से भावुक थी? क्या जू हाओ ने उसे सिर्फ एक रात में ही जीत लिया था? झेंग फेइफान का दिल दुख गया। लिन चुकिंग अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी और वह उस बूढ़े आदमी जू हाओ के सामने आनंद ले रही थी। इस विचार मात्र से ही उसका दिल घुटन की हद तक दुखने लगा। इसके बाद गहरे अफसोस और आत्मदोष की भावना उत्पन्न हुई। ये सब उस दिन उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था। अगर वह उस समय लिन चुकिंग से मिलने गया होता, जू हाओ के लिए कोई कारोबार नहीं होता। वह अपने भाई के भरोसे पर खरा नहीं उतरा था। उन्हें याद आया कि मरने से पहले उनके भाई ने उनका हाथ पकड़कर उनसे अपनी मंगेतर की रक्षा करने के लिए कहा था। और इस तरह उसने उसकी रक्षा की। वह व्यावहारिक रूप से जू हाओ की गुलाम बनती जा रही थी। डिंग, झेंग फीफान की मानसिकता में विस्फोट हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। सिस्टम द्वारा प्रदर्शित घटते भावनात्मक मूल्य को देखते हुए जू हाओ ने झेंग फीफान की ओर एक नजर डाली, जो थोड़ी ही दूरी पर उसे घूर रही थी। फसल कटाई लगभग पूरी हो चुकी थी। अब इस मुख्य पात्र से निपटने का समय आ गया था। ठीक है, राष्ट्रपति लिन, मुझे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। सहयोग की व्यवस्था हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपकी नई तकनीक जल्द ही विकसित हो जाएगी। बाई लिंग ने कार चलाकर उसे वहां पहुंचाया। जू हाओ ने लिन चुकिंग का सामना किया और मुस्कुराया। लिन चुकिंग के चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक भाव थे। उसने सहज रूप से सोचा कि जू हाओ दफ्तर में घटी सुखद घटनाओं का जिक्र कर रहा था। उसने झट से अपना सिर हिलाया और उन रंगीन विचारों को मन से निकाल दिया। उसके साथ क्या गलत था? बचपन से ही उसे ऐसी चीजों का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। जब से वह जू हाओ के साथ थी, इस तरह की तस्वीरें कभी कभी उसके दिमाग में उभर आती थीं। क्या ये कामोत्तेजक दवा के दुष्प्रभावों के कारण था? या फिर क्या जू हाओ बहुत शक्तिशाली था और हर बार यह एहसास बहुत तीव्र होता था? क्या इसी वजह से वह इसे भूल नहीं पा रही है? 353 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। होश में आने पर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जू हाओ को विदाई देते हुए। जू हाओ कार में बैठ गया। बाइलिंग ने एक्सीलरेटर दबाया और वे तेजी से निकल गए। लिन चुकिंग वापस कंपनी में चली गई। झेंग फीफान उसका पीछा करने ही वाली थी, लिन चुकिंग को जू हाओ की असलियत बताने और उसे जू हाओ से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए। अचानक उसके मन में वह दृश्य कौंध गया जब वह खूबसूरत मकान मालकिन शियाओ वानलिंग और आकर्षक युवती याओ शिनरुई को ये बात बता रहा था। उन्हें बताने से क्या फायदा होगा? उनके सामने सबूत न होने पर वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रमाण। झेंग फीफान की आंखों में एक चमक कौंध गई। उसने धीरे धीरे दूर होती जा रही कार की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसे सबूत ढूंढने की जरूरत थी। इससे पहले वह जू हाओ की अवैध गतिविधियों और अपराधों के सबूत ढूंढना चाहता था। जू हाओ ने बहुत गहराई से अपनी पहचान छिपाई। उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर वह इस बात के सबूत ढूंढता कि वह अन्य महिलाओं के साथ था। घर लौटते समय कार में वह झेंग फीफान से निपटने के लिए तैयार था। हालांकि जू हाओ को लगा कि यह पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी अधिक सुरक्षा के लिए उसने कुछ और बफ्स जोड़ने की योजना बनाई थी। उसका मन उस व्यवस्था में समा गया। उसकी भावनात्मक क्षमता का आकलन करना। इस अवधि के दौरान ये संख्या फिर से बढ़कर 120,000 हो गई थी। वह एक लहर का चित्र बनाता था। इस बार उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए सभी मैच सामान्य ड्रॉ रहे। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। 4 मुफ्त विशेषताएं। क्या चल रहा है? क्या किस्मत गायब हो गई है? पिछली बार जब उसे जोड़ 1 का लक मिला था, तब से उसने 5 अंकों से कम का कोई कार्ड नहीं निकाला था। अपन से मुंह मत लगाकर। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। वस्तु, मंदारिन डक टैंक तलवार। एक दिव्य हथियार जो अलौकिक उल्कापिंड के लोहे से बना है, जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है और धारक के स्नेह को बढ़ाता है। जू हाओ ने सिस्टम स्पेस में 2 तांग तलवारें देखीं। एक तलवार बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी, स्पष्ट रूप से वह किसी महिला की तलवार थी। दूसरा भव्य और शक्तिशाली था। दरअसल वे प्रेमियों के लिए 2 तलवारें थीं। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है। पात्र, 10 आंतरिक शक्ति वाले अंतिम चरण के मृत सैनिक। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। वस्तु, एक बोतल लुब्रिकेंट। आह, ये संकेतपूर्ण लेबल वाली लुब्रिकेंट की बोतल को देखते हुए जू हाओ चिंतन में डूब गया। क्या इसका कारण सू वानकियू की गर्भावस्था थी? क्या इसीलिए उसने ऐसा चित्र बनाया? क्या मुझे इसे खुद खरीदने का तरीका नहीं पता? कितना बेकार है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। 7 मुफ्त विशेषताएं। इतना खराब भी नहीं। अच्छा काम करते रहें। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। 6 मुफ्त विशेषताएं। ये फिर से शिथिल क्यों हो गया? डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। वस्तु, आकर्षक वर्दी का पूरा सेट। उसके मन में तरह तरह के कपड़ों की तस्वीरें उभर आईं। जेके यूनिफॉर्म, प्लीटेड स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, जो आप जानते ही हैं। डॉक्टर, नर्स, नौकरानी, गर्भवती महिला, शिक्षक, हर तरह के। उन्होंने और महिला मुख्य कलाकारों ने उनमें से कुछ को आजमाया था, लेकिन ऐसे कई और थे जिन्हें उन्होंने नहीं आजमाया था, इसलिए वे उन्हें आजमा सकते थे।
अजीब, आखिर इसी क्षण उसके लिंगर की आकृतियां क्यों प्रकट हुईं? डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है। पात्र, 50 आंतरिक शक्ति वाले मृत सैनिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि वे केवल आंतरिक शक्ति के मृत सैनिक थे, लेकिन उन सभी के संयुक्त प्रभाव से एक भयावह शक्ति उत्पन्न हुई। ये उनके खुफिया नेटवर्क की आधारशिलाएं थीं। उसे इन लोगों की जरूरत नहीं थी कि वे उसके लिए मुख्य पात्रों की हत्या करें, खुफिया जानकारी जुटाना और आम लोगों से निपटना ही काफी होगा। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है। कौशल, चिकित्सा कौशल निपुण। इसके तुरंत बाद एक स्मृति उसके मन में उमड़ पड़ी। पहले के ग्रैंड मास्टर या भगवान स्तर के कौशल की तुलना में ये कुशल कौशल सम्मिश्रण पूरी तरह से सामान्य प्रतीत हुआ। जू हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या उसे यह कौशल देने का उद्देश्य बीमारों का इलाज करना और लोगों की जान बचाना था? बिल्कुल नहीं, वह लोगों को मारना भी पूरा नहीं कर सका। लेकिन ये बुरा नहीं है। वह लोगों का इलाज न करता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसे इलाज करना ना आता हो। अगर उसकी महिलाओं या लिंगर को कोई मामूली बीमारी हो जाती, तो वह कार्रवाई कर सकता था। इसका उपयोग भावनात्मक मूल्य एकत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर वे बीमार हैं, तो क्या मुझे उनकी हड्डियों को छूना नहीं पड़ेगा? एक्यूपंक्चर, मसाज, टूइना ओपनिंग अप। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। आइटम, 5 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां। इतना खराब भी नहीं। उन्होंने भाभी और ली युनशु को अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की 2 गोलियां दी थीं। अब जब उसे 5 मिल गए थे, तो उसके पास फिर से 10 हो गए थे। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। 8 मुफ्त विशेषताएं। उत्कृष्ट, इसे जारी रखो। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है। पात्र, एक डार्क एनर्जी से मृत सैनिक। वूश, डार्क एनर्जी से प्रभावित एक मृत सैनिक। जू हाओ की आंखें चमक उठीं। 354 एआई मॉडल, जैमिनी -2.5 फ्लैश। इतनी सारी बेकार चीजें मिलने के बाद सारा भाग्य शायद आखिरी इनाम पर ही केंद्रित हो गया होगा। अंत में, मैं एक ऐसे अधीनस्थ का चित्र बना सकता हूं जो डार्क एनर्जी का मास्टर है। मेरी सुरक्षा की भावना फिर से बढ़ गई है। लॉटरी खत्म हो गई है, अब बारी है एट्रीब्यूट पॉइंट्स की। जू हाओ ने थोड़ा सोचा। 25 अंक। शक्ति और शारीरिक क्षमता के लिए 10-10 अंक और आत्मा के लिए 5-5 अंक। एक परिचित गर्म धारा प्रवाहित हुई, जिसने उसके शरीर को रूपांतरित कर दिया। अंक आवंटित करने के बाद उसने एट्रीब्यूट पैनल खोला। चरित्र, जू हाओ। पहचान, जू समूह के नियंत्रक। चार्म, 93 अधिकतम 100। शक्ति, 117 डार्क फोर्स। संविधान, 78 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा, 52 सामान्य व्यक्ति 10। कौशल, क्लोज कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर पेंटिंग ग्रैंड मास्टर कैलीग्राफी गॉड लेवल पियानो ग्रैंड मास्टर संगीत मास्टर चाय कला गॉड लेवल आग्नेयास्त्र मास्टर 18 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हत्या ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर ताई ची गॉड लेवल चिकित्सा कौशल निपुण। सामान, डेजर्ट ईगल, मज्जा शुद्धिकरण गोली 10 गोलियां, छोटा चमड़े का चाबुक। विशेषताएं, जेब के आकार का 1 घन मीटर टेलीपोर्टेशन, गुर्दे को धोखा देना टेलीकिनेसिस परिप्रेक्ष्य। भावनात्मक मूल्य 1268। निःशुल्क विशेषताएं 0। जू हाओ अभी अभी घर लौटा था। उनकी जुड़वां बेटियां शिकिंग और हुआ यी जाहिर तौर पर एक और बहस में पड़ गई थीं। वे दौड़कर आए और उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया, एक एक करके दोनों तरफ। उसे घर के अंदर खींचकर ले जाना। उनके मार्गदर्शन में उनकी 5वीं बेटी जूफेयान, क्लोज कॉम्बैट और ब्लेड तकनीकों दोनों में उसका काफी सुधार हुआ था। इस दौरान वह खुशी से झूम रही थी। जू हाओ के प्रति उसकी भावनाएं भी धीरे धीरे बदल रही थीं। यहां तक कि जब उसे अपनी बॉक्सिंग या ब्लेड तकनीकों में कोई समस्या नहीं हुई। यदि वह देखती कि जू हाओ अकेले बैठा है और उसके सामने चाय नहीं है, वह खुद चाय बनाकर लाती थी। जब वह जू हाओ को अंगड़ाई लेते हुए देखती, तो वह खुद ही उसे मालिश करने की पेशकश भी करती। हालांकि उसका स्वभाव हमेशा की तरह ही बना रहा। यह उसके तसुंडेरे स्वभाव के कारण था। जू हाओ उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था, उसके होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। अब इस बेटी का दिल जीतने का समय आ गया था। उसे किस प्रकार का अवसर सृजित करना चाहिए? जू हाओ इस सवाल पर ठंडे मन से विचार कर रहा था। उसे ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन, अपनी बेटी का दिल जीतने का मौका उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 148 बेटी की भावना। मोहक बड़ी बहन प्रकट होती है। पिता का स्नेह और पुत्र भक्ति। जैसे ही रात हुई, जू हाओ ने उस लुब्रिकेंट की बोतल का इस्तेमाल नायक की खूबसूरत सौतेली मां पर किया। इसका परिणाम वाकई उत्कृष्ट था। सिस्टम के उत्पाद से जैसी उम्मीद की जाती है, ये निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृति थी। सुबह सुबह उनकी बेटी जूफेयान उनके लिए चाय लेकर आई। उसने कहा कि उसे अपनी ब्लेड तकनीक में समस्या आ रही थी और वह उससे मार्गदर्शन लेना चाहती थी। वे प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचे। जू हाओ ने पहले उससे एक बार इसका प्रदर्शन करने के लिए कहा, ताकि वह उन हिस्सों के लिए लक्षित निर्देश प्रदान कर सके जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी। जू हाओ ने एक तांग तलवार उठाए और एक बार उसका प्रदर्शन किया। बात कुछ ऐसी है, हर बार जब मैं काटता हूं, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझमें ताकत की कमी है। जू हाओ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथ पकड़कर सिखाना शुरू कर दिया। दरार। जू हाओ के मार्गदर्शन में, जूफेयान ने डार्क एनर्जी लगाने की विधि को ध्यानपूर्वक महसूस किया। उसने एक ही झटके में पास की संगमरमर की पटिया को तोड़ दिया। संगमरमर की पटिया एक तेज आवाज के साथ 2 हिस्सों में टूट गई। हालांकि, तलवार का हैंडल बल को सहन न कर पाने के कारण कई टुकड़ों में बिखर गया।
जूफेयान चौंक गई। अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को देखकर वह बेहद परेशान हो गई। इस दौरान वह लगातार अभ्यास कर रही थी और वह पहले ही 1 दर्जन से अधिक तलवारें तोड़ चुकी थी। उसने जो तलवारें खरीदी वे घटिया गुणवत्ता की नहीं थीं, लेकिन वे कुछ वारों का सामना नहीं कर सके। एक पल रुकिए, जाए और तलवार से अपना काम जारी रखिए। उसने तलवार के टूटे हुए आधे हिस्से को नीचे गिरा दिया। जूफेयान ने जूहाओ से कहा और दूसरी तलवार लाने के लिए तैयार हो गई। इंतजार। फिर जूहाओ को वह उपहार याद आया जो वह अपनी बेटी को देने वाला था। कल लॉटरी से उन्हें मंदारिन बत्तखों की जो जोड़ी मिली थी वो टैंग स्वॉर्ड नस्ल की थी। 2 थे, जिनमें से एक महिलाओं के लिए था। इसे अपने पास रखना उसके लिए व्यर्थ था। उन्होंने सोचा कि इसे अपनी 5वीं बेटी को देना बेहतर होगा, जिससे उन्हें एक बार फिर से अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। जूहाओ को रुकने के लिए कहते हुए सुनकर जूफेयान उलझन में पीछे मुड़ गई। उसने देखा कि जूहाओ के हाथ में किसी तरह तलवार थी। अजीब बात है, जब वे दोनों अभी साथ आए थे तब उसने जूहाओ को कुछ भी पकड़े हुए नहीं देखा था। ये तलवार कहाँ से आई? उसने कुछ समय के लिए उस प्रश्न को एक तरफ रख दिया। जूहाओ के हाथ में मौजूद तलवार को देखकर जूफेयान दंग रह गई। तलवार की पट्टी का आकार सुरुचिपूर्ण और घुमावदार था। हर विवरण उत्कृष्ट शिल्प कौशल और सावधानीपूर्वक निर्माण को दर्शाता था। ब्लेड टिड्डे के पंख जितना पतला था, अविश्वसनीय रूप से तेज था और उससे एक ठंडी चमक निकल रही थी। उससे हल्की सी तीखी आभा निकल रही थी, मानो वह हवा को चीर सकती हो। उसकी तीक्ष्णता अकल्पनीय थी, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह तलवार स्पष्ट रूप से किसी महिला के लिए बनी हुई प्रतीत होती थी। फिर भी ये दिखावटी नहीं लगा, बल्कि इसमें एक जबरदस्त रानी जैसी दबंगता थी। उन 2 शब्दों की वजह से ही ऐसा हुआ था। जूफियान की निगाहें तेज हो गईं। उसकी नज़र तलवार की मूठ पर खुदे हुए 2 शब्दों पर पड़ी। फेयान 355 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। लोहे की चित्रकारी और चांदी के हुक की तरह हर एक स्ट्रोक सुलेख की एक उत्कृष्ट कृति थी। महज 2 शब्दों ने एक दबंग आभा का वर्णन किया, मानो कोई दुनिया पर राज कर रहा हो। जूफेयान का मनोबल बढ़ गया। वह हजारों अधीनस्थों को आदेश देने, सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने और जबरदस्त प्रभुत्व प्रदर्शित करने की कलात्मक अवधारणा में डूबी हुई थी। होश में आओ, जूहाओ ने उसके सामने अपना हाथ हिलाया। जूफियान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने देखा कि जूहाओ ने उसे तांग तलवार सौंप दी। जूफियान को कुछ सूझा और उसकी आंखें कांपने लगीं। वह कुछ हद तक हैरान और अनिश्चित थी। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल उसने जूहाओ को बोलते हुए सुना, क्योंकि तुम्हें तलवार चलाना पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तलवार बनवाई है। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जूफेयान स्तब्ध रह गई। हालांकि उसे इसका अंदाजा था, फिर भी उसका दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने जूहाओ को झाओ लिंग, एर और जूहुआई को सुलेख सिखाते हुए देखा था। वह जानती थी कि जूहाओ की सुलेख कला कितनी शक्तिशाली थी। उसका नाम स्वयं जूहाओ द्वारा उत्कीर्ण किया गया होगा। पूर्व में ही आधारभूत कार्य किया जा चुका है। ये पहली बार था जब जूहाओ ने उसे कोई उपहार दिया था और वह स्वाभाविक रूप से भावुक हो गई थी। कोशिश करके देखो, सामने ही मौजूद प्रिय तलवार को देखते हुए जूफेयान ने इसे बिना किसी भाव के ले लिया। इसे हाथ में पकड़ने पर यह अविश्वसनीय रूप से चिकना महसूस हुआ। स्पर्श ठंडा और सुखद था और इसका एहसास उत्कृष्ट था। उसने इसे हल्के से घुमाया। उसे धुंधली सी हवा के चीरने की आवाज सुनाई दी। उसे यह बहुत पसंद था। ये तलवार किसी उत्तम कलाकृति की तरह थी और वह इसे नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसका सतर्क व्यवहार देखकर जूहाओ ने इस तांग तलवार के वर्णन के बारे में सोचा। ये लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी और पलक झपकते ही बाल को अलग कर सकती थी। उसने ऐसा कहा, हिम्मत रखो और इसे आजमाओ। ये तलवार उतनी नाजुक नहीं है जितना तुम सोचते हो। जूफेयान ने अपने दांत पीस लिए। उसने धीरे से तलवार उठाई और अपने सामने रखी संगमरमर की पटिया पर वार किया। वह इस टैंक तलवार की मजबूती का परीक्षण भी करना चाहती थी। हालांकि एक भयावह दृश्य घटित हुआ। अपनी तेज धार वाली तलवार के हल्के से वार से उसने संगमरमर को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया। कटी हुई सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। इस दौरान उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये सब्जियों को सामान्य रूप से काटने जितना ही आसान था। जूफेयान हक्का बक्का रह गई। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को खाली निगाहों से घूर रही थी। यह बहुत तीखा है ना? इसे दैवीय हथियार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जूफेयान को कुछ हद तक अविश्वास हुआ। उसने तलवार की नोक दोबारा उठाई और उसे संगमरमर की एक और पटिया पर घुमाया। इस बार तो उसने और भी कम बल का प्रयोग किया। चटकने की आवाज के साथ यह अब भी संगमरमर को आसानी से काट देता है। तभी जूफेयान को इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। ये बहुत ही तीखा था। उसे शक था, इस युग की तकनीक के साथ क्या इस तरह के दिव्य हथियार का निर्माण करना भी संभव होगा। ये कल्पना करना असंभव था कि जूहाओ ने उसके लिए यह उपहार तैयार करने में जो पैसा खर्च किया होगा वह बहुत अधिक रहा होगा। यह अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली से भी अधिक कीमती थी। जूहाओ ने उसे यह इतनी सहजता से दे दिया। जूफेयान का मन शांत नहीं था। उसने मुड़कर जूहाओ की ओर देखा। इतनी बढ़िया तलवार है, क्या आप सचमुच इसे मुझे दे रहे हैं? ये खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया था। अगर तुम्हारे लिए नहीं, तो किसके लिए? जूहाओ ने आश्चर्य से पूछा। जूफेयान तुरंत चुप हो गई। वह सचमुच मना करना चाहती थी। ये तलवार बहुत कीमती थी, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगर वह इसे स्वीकार कर लेती, उसके पास जूहाओ का विरोध करने के लिए क्या आत्मविश्वास बचा होगा? दरअसल, उसे यह बात स्वीकार करनी पड़ी।
जूहाओ के साथ बिताए इस समय के दौरान जूहाओ के बारे में उसकी धारणा में काफी बदलाव आ गया था। जूहाओ चाहे अपनी बहनों के प्रति हो, अपनी सौतेली माँ के प्रति हो या स्वयं के प्रति, अब उनमें पहले जैसी उदासीनता नहीं रही थी। इसके विपरीत वह उस पर विशेष रूप से स्नेह करता था। हालांकि व्यवहारिक शिक्षण के दौरान कुछ असहज क्षण आना स्वाभाविक था। उसे चाय परोसनी और पानी डालना भी पड़ता था। लेकिन ये बात निर्विवाद थी कि जूहाओ बहुत ध्यान देता था और ईमानदारी से उसे आगे बढ़ते देखना चाहता था। वह पत्थर की बनी हुई नहीं थी। यदि कोई पौधा नहीं है तो वह भावनाओं से रहित कैसे हो सकता है। जूहाओ जो भी छोटी मोटी चीज करता था वह सब कुछ देखती थी। उसके मन में जूहाओ के प्रति उसकी राय बदल गई थी। यही कारण था कि वह अब भी उदासीन दिख रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी बहनों द्वारा उपहास किए जाने के डर से हमेशा जूहाओ के बारे में बुरा भला बोलती थी। और उनका अधिक व्यक्तित्व भी था। जूहाओ से सुलह करना, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह हार गई? धन्यवाद। जूफियान ने जूहाओ को भावनात्मक रूप से धन्यवाद दिया। अंततः वह इस तांग तलवार से अलग होने का दुख सहन नहीं कर सकी। वह पिछली बार की तरह उसे पापा कहकर बुलाना चाहती थी। शायद इसका कारण यह था कि उसने उसे पहले कभी उस नाम से नहीं पुकारा था, केवल एक बार ही पुकारा था। उसे हमेशा असहज महसूस होता था और वह ये बात कह नहीं पाती थी। हाय रे 356 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जूहाओ ने आह भरने का नाटक किया। मुझे लगा था कि तुम मुझे डैडी कहकर पुकारोगी। उनकी आवाज में बहुत उदासी झलक रही थी। जूफेयान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह जूहाओ की इच्छा पूरी करना चाहती थी। लेकिन तभी डिंगेलिंग 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 फोन की घंटी बजी, जिससे खुशनुमा माहौल में खलल पड़ा। जूफेयान ने नाखुशी से अपना फोन निकाला। बड़ी बहन का फोन था। जूफेयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कुछ ही दिनों बाद वह दोबारा क्यों फोन कर रही थी? उसने जवाब देने के लिए टैप किया। बहन यान, क्या कुछ गड़बड़ है? जूफेयान ने हैरानी से पूछा। इसके तुरंत बाद फोन से एक मनमोहक और आकर्षक आवाज आई। अहसान फरामोश छोटी बच्ची, क्या मैं तुम्हें तभी फोन कर सकती हूँ जब कुछ गड़बड़ हो? जूफेयान 2 बार खिलखिलाकर हंसी। क्या वह बड़ी बहन को अच्छी तरह से नहीं जानती थी? वह बिना किसी अच्छे कारण के सुबह जल्दी नहीं उठती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यान वुमेई बिना किसी कारण के उसे फोन करेगी। चून की सिस्टर यान कुछ नहीं कहेंगी, इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। मुझे यहाँ कुछ और काम करना है। अरे अरे, मेरी फेयान ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूफेयान के चेहरे पर अचंभित होने का भाव नहीं दिखा। क्या आप कृपया मुझे लेने के लिए प्रवेश द्वार पर आ सकते हैं? आपका सुरक्षा गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उसकी आवाज कोमल और मोहक थी, जिसमें आलस्य की झलक थी। क्या? जूफेयान चौंक गई। उसने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद आखिरकार उसने हैरानी से कहा, तुम मेरे घर आए थे? तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? दूसरी तरफ से दुख जताते हुए कहा। जूफेयान ने अपनी आंखें घुमाईं। वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फोन रखने के बाद जूफेयान बाहर जाने की तैयारी करने लगी। फेयान, वो कौन थी? जूहाओ ने उसे पुकारा। उसकी आवाज मनमोहक और आकर्षक थी, सुनने में बहुत सुखद थी। और उनके उसकी बेटी के साथ अच्छे संबंध थे। वह काफी खूबसूरत होनी चाहिए। उसने सोचा कि क्या वह महिला मुख्य किरदार हो सकती है। जूफेयान रुकी और समझाने लगी, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पिछले साल जब मैं दूर थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। जूहाओ ने समय पर एक नजर डाली। कंपनी जाने का समय लगभग हो चुका था। उन्हें कम से कम अपनी बेटी की दोस्त से तो मिलना चाहिए। तो उसने कहा, चूंकि वह तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उससे मिलने चलूंगा। जूफेयान थोड़ी देर रुकी, फिर सिर हिलाते हुए बोली, आपने अभी अभी मुझे पढ़ाना खत्म किया है, आप थकी हुई होंगी। चाय पीजिए और आराम कीजिए। मैं खुद जा सकती हूँ। मैं अभी कंपनी जा रहा हूँ। मेरे जाने से पहले उससे मिल लेते हैं और मैं उसे आपका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ। यह जूफेयान एक बार फिर भावुक हो गई। कुछ क्षण की झिझक के बाद उसने सिर हिलाया। फिर पिता और बेटी विला के द्वार की ओर चल पड़े। जूहाओ ने बाइलिंग को कार को प्रवेश द्वार तक ले जाने के लिए कहा। विला के बाहर प्रवेश द्वार पर एक पोश कार खड़ी थी। एक बेहद खूबसूरत, आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला, जिसका शरीर हमेशा ही मोहक लगता था, कार से बाहर निकली। कृपया एक अपवाद कीजिए, मैं आपकी छोटी मालकिन की दोस्त हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए। ड्यूटी पर पूरी लगन से तैनात महिला सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कृपया मकान मालिक की निमंत्रण जानकारी दिखाएं। महिला सुरक्षा गार्ड उसे सतर्कता से देख रही थी। उसकी आंतरिक शक्ति मिंगजिन की चरम आभा सूक्ष्म रूप से प्रकट हो रही थी। उस महिला से उसे गहरा खतरा महसूस हुआ। यानवू में उस छोटे सुरक्षा गार्ड की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उनके आकर्षण ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को मोहित कर लिया था। यहाँ तक कि महिलाएं भी जब पहली बार उसे देखती तो आश्चर्यचकित रह जाती। लेकिन यह महिला सुरक्षा गार्ड वैसी नहीं थी। इसके तुरंत बाद उसने महिला सुरक्षा गार्ड की ताकत को महसूस किया, जो वास्तव में आंतरिक शक्ति मिंगजिन का चरम स्तर था। ताजे फूलों का अनुरोध। वह अचंभित थी। वह मोदू में 3 प्रमुख बलों में से एक की नेता थी। वह स्वयं एक प्रमुख हस्ती थी और कई उच्च समाज के व्यक्तियों से मिल चुकी थी। इनमें कई अरबपति और यहाँ तक कि बहु अरबपति भी शामिल थे। उनमें से कई के पास इतना भव्य प्रदर्शन नहीं था। यहाँ तक कि एक द्वारपाल भी आंतरिक शक्ति मिंगजिन शिखर पर मौजूद था।
इस सदमे के बाद यान वूमेई का मूड गंभीर हो गया। एकमात्र द्वारपाल होने के बावजूद वह ये समझ गई थी कि जू हाओ साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या जू फेयान सचमुच जू हाओ के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है और जीत हासिल कर सकती है? ऐसा लगा, इस बार यहाँ आना सही फैसला था। जी हाँ, इस बार शू परिवार में आने का उनका मकसद शू फेयान के लिए चिंता ही था। जू फेयान में अच्छी प्रतिभा थी, हालांकि उसकी ताकत अभी भी कुछ हद तक कमजोर थी। इसका कारण ये था कि उसने पहले साधना शुरू नहीं की थी और उसके साथ केवल आधे साल से भी कम समय तक अध्ययन किया था। उन्हें विश्वास था कि उनके मार्गदर्शन में जल्द ही जू फेयान डार्क स्ट्रेंथ मास्टर्स की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। इसलिए जब उसने देखा कि जू फेयान तय समय के बाद भी वापस नहीं लौटी है, तो उसने पूछताछ करने के लिए फोन किया। यान वूमेई इस होनहार प्रतिभा को लेकर थोड़ी चिंतित थी। 357 एआई मॉडल जेमिनी -2.0 फ्लैश। उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसने प्रवेश द्वार से दो आकृतियों को अंदर आते देखा। उनमें से एक व्यक्ति से वह बहुत अच्छी तरह परिचित थी। जू फेयान के अलावा और कौन हो सकता है? एक और अधेड़ उम्र का आदमी उसके साथ चल रहा था। संभवतः वह प्रसिद्ध जू हाओ थे, जू फेयान के पिता। यान वूमेई की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने जू हाओ की जांच की थी, वह 50 वर्ष का था। उनकी पहले से ही 7 बेटियां थीं। वह अब भी इतने जवान कैसे दिखते थे? वह देखने में बिल्कुल 30 साल के एक आकर्षक व्यक्ति की तरह लग रहा था, जिस तरह के व्यक्ति को युवा लड़कियां पसंद करती हैं। उसमें वह ठंडा और दुर्गम भाव नहीं था जिसका जिक्र जू फेयान ने किया था। इसके विपरीत उनका व्यवहार सौम्य और परिष्कृत था, वसंत की ताज़ी हवा के समान। इस नजरिए से देखें तो जू फेयान भी पहले से बदली हुई प्रतीत होती है। उसकी त्वचा पहले से बेहतर हो गई थी और उसका समग्र आकर्षण भी एक स्तर तक बढ़ गया था। अजीब बात है, क्या वह इस पिता के प्रति उदासीन नहीं थी? वे एक प्यार करने वाले पिता और समर्पित बेटी की तरह क्यों दिखते थे? जब यान वूमेई जू हाओ को परख रही थी, तब जू हाओ भी उसे परख रहा था। उसकी निगाहें थोड़ी देर के लिए झपकीं। चरित्र: यान वूमेई। पहचान: रेड रोज की नेता, अद्वितीय हत्यारी, फूलों की राजधानी में घूमती अद्वितीय हत्यारी की महिला नायिका। चार्म: 95 अधिकतम 100। शक्ति: 278 अंधकार शक्ति मध्य चरण। काया: 140 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा: 89 सामान्य व्यक्ति 10। स्नेह: -20। वाह, जू हाओ इस आकर्षक महिला नायिका को देखकर दंग रह गया। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसी महिला मुख्य किरदार को देखा था जिसकी ताकत डार्क स्ट्रेंथ के स्तर तक पहुंच गई थी। डार्क स्ट्रेंथ मिडिल स्टेज। मुख्य किरदार जेंग फीफान से भी अधिक शक्तिशाली। जू हाओ ने खुद को संभाला। वह अब भी इस बारे में सोच रहा था कि अगर उसकी बेटी की ये दोस्त एक महिला मुख्य किरदार निकली तो उसे कैसे राजी किया जाए। अब ऐसा लग रहा था कि उसे सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। वह इस महिला नायिका से नहीं डरता था। उसका क्षेत्र उससे कहीं अधिक उच्च था। लेकिन वास्तविक ताकत के मामले में जू हाओ को लगा कि वह आसानी से उससे निपट सकता है। वह उस नायक को लेकर सतर्क था जो महिला नायक के साथ हो सकता था। महिला मुख्य किरदार पहले से ही बहुत मजबूत थी। नायक को और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। उन्हें कार्रवाई करने से पहले पूरी तरह से जांच करनी थी। वूश! जू हाओ की निगाहें अचानक ठहर गईं। उसने यान वूमेई के पीछे खड़ी पोश कार को देखा। एक साधारण सा दिखने वाला युवक ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसके सिर के ऊपर भाग्य का एक घना प्रभामंडल छाया हुआ था। पात्र: लुओ यान। पहचान: रोज नाइट क्लब का वेटर, पियरलेस असैसिन रोमिंग द फ्लावरी कैपिटल का मुख्य पात्र। चार्म: 70 अधिकतम 100। ताकत: 780 हुआ जिन। काया: 366 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा: 250 सामान्य व्यक्ति 10। स्नेह: -20। मैं नायक के बारे में सोच ही रहा था कि वह यहाँ था। अति उत्कृष्ट मध्य चरण। जू हाओ ने यान वूमेई पर डोरे डालने के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति है। अपनी ताकत में सुधार होने से पहले उसे चुपके से विकास करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस नायक द्वारा पराजित होने से बचने के लिए उन्हें बाद में और अधिक संयमित रहने की जरूरत थी। मुख्य पात्र जेंग फीफान को जल्द से जल्द निपटाना होगा ताकि उसे परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। जू हाओ ने बस एक नजर डाली, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसके मन में हजारों विचार कौंध गए। यान वूमेई को देखकर जू फेयान बहुत खुश हुई और जल्दी से दौड़कर उसका अभिवादन करने चली गई। दोनों लड़कियों ने आखिरकार एक दूसरे को गले लगाया। फेयान, बहुत दिनों बाद मिले, क्या तुम्हें मेरी याद आई? यान वूमेई ने जू फेयान की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसकी आवाज अनायास ही रुक गई और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको कोई बड़ी सफलता मिली? प्राचीन मार्शल क्षेत्र में यदि कोई जानबूझकर अपनी ची ऊर्जा को उजागर नहीं करता या करीब नहीं आता तो इसका पता लगाना असंभव था। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। जू फेयान ने गर्व से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर विजय का भाव था। एक ऐसा भाव जो दर्शाता है, क्या मैं अद्भुत नहीं हूँ? जल्दी करो और मेरी प्रशंसा करो। पिछले कुछ दिनों से वह जू हाओ से काफी निराश थी। इसलिए वह इस बड़ी बहन के सामने अपनी उपस्थिति का कुछ एहसास दिलाना चाहती थी। पहला भाग समाप्त होने वाला है, दूसरा भाग और भी रोमांचक है। 149 बेटी का बढ़ता स्नेह। स्वयं नायक को विदा करना। जू फेयान दिखावा करना चाहती थी। यान वूमेई ने उसे अपनी बात नहीं मानने दी और मुंह फुलाकर बोली, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक सिखाया है और तुमने अभी अभी आंतरिक शक्ति के मध्य चरण में सफलता प्राप्त की है, इसमें गर्व करने लायक क्या है? जू फेयान का चेहरा सख्त हो गया और उसने चुनौती भरे लहजे में कहा,
मैं लगभग आंतरिक शक्ति के अंतिम चरण में हूँ, ठीक है। पहले मेरी धीमी प्रगति का कारण यही था कि आपने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। वास्तव में, जू हाओ के व्यवहारिक शिक्षण के तहत, इस दौरान जू फेयान के प्रदर्शन में तेजी से सुधार हुआ था। 358 एआई मॉडल, जैमिनी -2.5 फ्लैश। जू हाओ की तुलना में, वह उनके शिक्षण के कुछ ही दिनों के बाद सफलता प्राप्त करने के कगार पर थी। यान वू मेई ने उसे इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया था, फिर भी वह आंतरिक शक्ति के केवल प्रारंभिक चरण तक ही पहुंच पाई थी। क्या ये शिक्षण में कोई कमी नहीं है? यान वू मेई की भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं और उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। तुम ये भी नहीं देखते कि तुमने मार्शल आर्ट सीखना कब शुरू किया था, इतनी अच्छी प्रतिभा को बर्बाद कर दिया। ये स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि आप अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं हैं। दोनों महिलाओं के बीच कहा-सुनी शुरू हो गई। ठीक है, यान वू मेई ने फियान को रोका। उसकी निगाहें जू हाओ पर पड़ीं। क्या आप हमारा परिचय नहीं करवाएंगे? इसके बाद फियान ने जल्दी से उनका परिचय कराया। ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो जो मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करती है, यान वू मेई। काफी अच्छा से आपका क्या मतलब है? यान वू मेई ने एक आकर्षक सफेद आंख घुमाई। फिर उसने फियान को आगे बोलते हुए सुना, ये मेरे पिता हैं, जू हाओ, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। वह पिताजी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने पिता शब्द का प्रयोग किया। ये सुनकर यान वू मेई आश्चर्यचकित रह गई। इससे पहले, ये छोटी बहन जू हाओ से बहुत घृणा करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों बाद वह उसे पिताजी कहकर पुकारने लगेगी। तो आप फियान की बड़ी बहन हैं। मैंने फियान को आपके बारे में बात करते सुना है और यह भी कि आपने उसकी कितनी अच्छी देखभाल की है। उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए उसने आपको काफी परेशानी दी होगी, है ना? आपकी समझ और देखभाल के लिए धन्यवाद। जू हाओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उनके सौम्य और मिलनसार स्वभाव का असर दिखने लगा, जिससे वह ईमानदार और आकर्षक प्रतीत होता है। अपने सामने खड़ी सरल स्वभाव वाली जू हाओ को देखकर यान वू मेई और भी ज्यादा भ्रमित हो गई। क्या ये सचमुच वही निर्मम और बेरहम इंसान था जिसके बारे में फादर फेयान ने बात की थी? बिल्कुल विपरीत। जू हाओ से उसने एक ऐसे पिता को देखा जो अपनी लिंग एयर की परवाह करता था। एक पल के विचार में, यान वू मेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्वागत है, मैं और फेयान अच्छी बहनें हैं। हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, वह अक्सर मुझे परेशान करती है और मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन मैंने कभी उसके प्रति मन में कोई द्वेष नहीं रखा। मुझे किसने मजबूर किया कि मैं उसके साथ झाओ लिंगर जैसा व्यवहार करूं? ये सुनकर फेयान गुस्से से दांत पीसने लगी। मानहानि, सरासर मानहानि, ये लोमड़ी की आत्मा बहुत ही घृणित है। यान वू मेई का उपनाम लोमड़ी आत्मा था। जू हाओ जानता था कि वह मजाक कर रही है। कुछ औपचारिकताओं के बाद, बाइलिंग विला से गाड़ी चलाकर निकली और उनके सामने रुक गई। जू हाओ को कंपनी के बारे में कुछ याद आया और उसने माफी मांगी। मुझे कंपनी में कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे अब कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहना होगा। मिस यान, आप और फेयान ने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा है, इसलिए कृपया अंदर जाए और धीरे धीरे बात कीजिए। और ये सज्जन, जू हाओ ने यान वू मेई के ड्राइवर लुओ यान की ओर देखा, जो उनकी ओर आ रहा था। पता चला कि बाइलिंग ने यान वू मेई से एक हल्का, लगभग अगोचर खतरा महसूस किया था और उसकी सतर्कता बढ़ गई थी। जू हाओ की बेहतर सुरक्षा के लिए और किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए, उसने अनजाने में अपनी कुछ आभा बिखेर दी थी। कार में बैठी लुओ यान ने इसे देखा। वह तुरंत कार से बाहर निकला और मेरे पास आया। लुओ यान थोड़ी हैरान थी। एक चालक वास्तव में डार्क एनर्जी का मध्य चरण का मास्टर था। हालांकि वह यान वू मेई के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि जिस व्यक्ति की वह रक्षा कर रहा था, उसके साथ कोई दुर्घटना हो। जी हाँ, मिशन का लक्ष्य यही है। सुरक्षा मिशन स्वीकार करने के बाद वह क्यूशू लौट आया था। शुरू में, वह अंधेरी दुनिया में जितना सहज हो सकता था, उतना सहज था। जब उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता था, तभी वह कुछ मिशनों पर निकल जाता था। ये बेहद आरामदेह था। अगर अंधेरी दुनिया में कोई उसका नाम जानता हो, वे बेहद भयभीत और सहमे हुए होंगे। लुओ यान, उनका नाम यम था, एक शीर्ष हत्यारा जिसने अपने पदार्पण के बाद से अनगिनत मिशनों को अंजाम दिया है और 100% सफलता दर बनाए रखी है। कुछ समय के अवकाश के बाद, वह मजे के लिए डार्क वेब पर एक मिशन लेने की तैयारी कर रहा था। ध्यान न देते हुए उसका हाथ फिसल गया। उसने गलती से क्लिक कर दिया और एक सुरक्षा मिशन स्वीकार कर लिया। उस समय लुओ यान बहुत नाराज थी। वह, एक शीर्ष हत्यारा, किसी की रक्षा कर रहा है, ये सरासर अपमानजनक था, लेकिन अगर वह नहीं गया तो उनकी 100% मिशन पूरा करने की दर का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये बात उन्हें स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि उन्हें हल्का जुनूनी बाध्यकारी विकार था। क्यूशू के बारे में सोचते हुए लुओ यान को उस खूबसूरत छोटी चाची की याद आने लगी, जिसकी उसके मन में कुछ कुछ छवि थी। उसने सोचा कि अब वह कैसी होगी। वह इस मिशन को बहाना बनाकर वापस जाकर उससे मिल सकता है। लेकिन जब वह क्यूशू लौटा और उसने मिशन का लक्ष्य देखा, लुओ यान, जो पहले अनिच्छुक था, ने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त किया। कारण सीधा साधा था, मिशन का लक्ष्य बेहद खूबसूरत था। वह उन महिलाओं के बराबर नहीं थी जिनके साथ उसने डार्क वर्ल्ड में खेला था। वह दर्जनों गुना अधिक खूबसूरत थी। उस समय, उसे बेहद खुशी हुई कि उसका हाथ फिसल गया था और उसने गलत मिशन स्वीकार कर लिया था। ऐसा लगा मानो ये भाग्य का ही विधान हो। तुरंत ही, वह अपने मिशन के लक्ष्य, यान वू मेई की ओर बढ़ने लगा।
लेकिन यान वू मेई ने उसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया। वह रेड रोज गैंग में शामिल होना चाहता था। 359 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। वह धीरे धीरे उच्च पदों तक पहुंचने और लक्ष्य की रक्षा करने के लिए तैयार था। इससे उसके लिए फ्लर्ट करना भी आसान हो गया। लेकिन रेड रोज ने सिर्फ महिलाओं को ही भर्ती किया था। वह पुरुष अंदर नहीं जा सका। वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने यान वू मेई के नाइट क्लब में वेटर की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसके बाद से वह वेटर बन गया। आज उन्होंने यान वू मेई को जाते हुए देखा और पारिवारिक मामलों के कारण उनके परिचारक और चालक अनुपस्थित थे। उसने ड्राइवर बनने की पेशकश की और वह उसकी रक्षा करने के लिए साथ आया। यान वू मेई ने जू हाओ की निगाहों का पीछा किया और लुओ यान को पास आते देखा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कहा था? मैं बहन फेयान की देखभाल करने आया था। लुओ यान ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराया। रेड रोज में जू फेयान का किरदार बेहद दबंग था। रानी बनने का सपना देखते हुए वह अक्सर दूसरों से उसे बहन कहकर पुकारने के लिए कहती थी। यान वू मेई के साथ उसके रिश्ते की वजह से सभी लोग सहयोग करने और उसे बहन कहकर पुकारने को तैयार थे। यान वू मेई की भौहें और भी गहरी हो गईं। मैं फेयान को ढूंढ रहा हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दानव राजधानी की भूमिगत दुनिया के 3 प्रमुख दिग्गजों में से एक बनने में सक्षम हुई। उसमें धूर्तता और चतुराई की कोई कमी नहीं थी। वह लुओ यान के इरादों को कैसे नहीं समझ पाए। जब वे पहली बार मिले तो उसने बेशर्मी से कहा कि वह उसका अंगरक्षक बनना चाहता है। अस्वीकार किए जाने के बाद वह उसके रेड रोज समूह में शामिल होना चाहता था। बाद में किसी अज्ञात कारण से वह एक नाइट क्लब में वेटर के रूप में काम करने लगा। उसके इरादे स्पष्ट थे। जू फेयान की सुंदरता और आकर्षण किसी से कम नहीं थे। और यह आदमी फिर से दौड़ता हुआ आया। यान वू मेई को घृणा महसूस हुई। अगर आज उसकी अटेंडेंट व्यस्त न होती और उसे ड्राइवर की जरूरत न होती, वह उसे गाड़ी चलाकर आने की अनुमति कैसे दे सकती थी? चूंकि आप दोनों दोस्त हैं, तो क्यों ना आप दोनों अंदर आकर बैठ जाएं? जू हाओ ने हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया। अगर यह नायक उनके पीछे विला में चला जाता तो उसे भी वहीं रहना पड़ता। वह कभी किसी को अपनी प्यारी बेटी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता था। कोई जरूरत नहीं है। यान वू मेई ने अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ एक ड्राइवर है। बोलने के बाद उसने फिर से लुओ यान की ओर देखा। क्या तुम वापस वहीं नहीं जाओगे जहां से आए हो? ठीक है, मैं जा रहा हूं, है ना? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? लुओ यान ने अजीब सी हंसी हंसते हुए वापस चलना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी गति बहुत धीमी थी। स्पष्टतः वह अपने सुरक्षा मिशन को भूला नहीं था। जू हाओ को राहत महसूस हुई। वह जेंग फीफान से छुटकारा पाने के लिए और भी उत्सुक था ताकि वह कोई परेशानी न खड़ी कर सके। इसलिए उसने अपनी बेटी और यान वू मेई को विदाई दी। वह बाइलिंग की कार में बैठा और चला गया। ये देखकर लुओ यान ने अपने कदम तेज किए और ड्राइवर की सीट पर वापस बैठ गया। उसने उन 2 खूबसूरत आकृतियों को विला के द्वार के पीछे गायब होते हुए देखा। लुओ यान की आंखों में पछतावे की झलक दिखाई दी। यान वू मेई और जू फेयान अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिलाएं थीं। नहीं, उसे अपनी चाची को भी शामिल करना पड़ा। यान वू मेई बेहद मनमोहक और आकर्षक थी। जू फेयान युवा और अभिमानी थी। उनकी चाची गरिमा में और सुरुचिपूर्ण थी। काश वह उनके साथ जू फेयान के घर जा पाता। दोनों सुंदरियां आंखों के लिए एक अद्भुत नजारा थीं। दुर्भाग्यवश यान वू मेई को उससे हमेशा से ही घृणा रहती थी। छोटी फेयान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पिता ठंडे और निर्दयी हैं? मुझे ये क्यों नहीं दिखता? मुझे ये साफ दिख रहा है कि वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है। यान वू मेई जू फेयान के नेतृत्व में विला में दाखिल हुई। मंडपों और छतों को देखते हुए उसने उत्सुकता से पूछा। वो सब अतीत की बात है, अब वो काफी अच्छा है। जू फेयान अब भी भावुक थी। बेशक वह पहले की तरह जू हाओ के बारे में बुरा भला नहीं बोलेगी। ओह, यान वू मेई की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। आपने पहले ऐसा नहीं कहा था, आपका मन कैसे बदल गया? जू फेयान इस दौरान हुए अपने अनुभवों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। सबसे गहरा प्रभाव निश्चित रूप से जू हाओ के व्यवहारिक शिक्षण का रहा। वह खुश थी क्योंकि उसकी ताकत में सुधार हुआ था। विशेषकर अभी अभी जू हाओ ने उसे एक बहुमूल्य धारदार हथियार दिया। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि जू हाओ के दिल में उसके लिए अभी भी एक जगह है। वह इतनी भावुक हो गई कि लगभग उसे पिताजी ही कह बैठी। जू फेयान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने यान वू मेई की ओर देखा। आप जानना चाहते हैं? यान वू मेई ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे छोटे बदमाश, क्या तुम मार खाना चाहते हो? यान वू मेई तुरंत क्रोधित हो गई और उसने जू फेयान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने जू फेयान की ताकत के आधार पर अपना कदम उठाया। इस तरह से पकड़ने पर न तो जू फेयान को चोट लगेगी और न ही वह भाग पाएगी। अगर जू फेयान मिंग जिन तक पहुंचने में सफल भी हो जाती, तब भी वह उसे आसानी से पकड़ लेती। 3 दिन तक मार न खाने पर वह छत तोड़ देती थी। उसे इस छोटी बच्ची को सबक सिखाना था, ताकि वह होश में आ जाए। 360 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। यह मत सोचो कि थोड़ा सुधार करने से तुम्हारी पूंछ आसमान तक पहुंच जाएगी। तथापि ये यान वू मेई की उम्मीदों से परे था। जू फेयान ने उसके निश्चित रूप से किए गए हमले को आसानी से चकमा दे दिया। क्या चल रहा है? यान वू मेई का दिल आश्चर्य और अनिश्चितता से भर गया और कस गया। जू फेयान ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में उसकी ओर देखा।
बस इतना ही। जब कोई विद्वान 3 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी उपलब्धियों को नए नजरिए से देखना चाहिए। मैं अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। यान वू मेई को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बार उसने थोड़ी और ताकत लगा दी। ठीक उसी समय जब वह उसे पकड़ने ही वाली थी, जूफेयान एक बार फिर भूत की तरह उसके हाथ से फिसलकर चली गई। यान वू मेई अब आश्वस्त थी। जूफेयान का अभी अभी उसके हाथ से बच निकलना कोई संयोग नहीं था। उसकी चलने फिरने की तकनीक में सुधार हो गया था। जूफियान मुस्कुराया। क्या उसे सच में लगता था कि इस दौरान जूहाओ के साथ मिलकर किया गया प्रशिक्षण व्यर्थ था? जूहाओ ने उसे सिखाए जाने वाले क्लोज कॉम्बैट में ग्रैंड मास्टर असासिनेशन की मूवमेंट तकनीकों को शामिल किया था। हालांकि जूफेयान ने केवल कुछ ही चीजें सीखी थीं, वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लोमड़ी की आत्मा, तुम किसी काम के नहीं हो। यान वू मेई को जूफेयान के पते की परवाह नहीं थी। ये लड़की हमेशा से ही बहुत अभिमानी थी। जूफेयान की ताकत के बारे में जानने की उत्सुकता में उसने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। तुमने मेरे एक दांव से खुद को बचा लिया, इसमें गर्व करने की क्या बात है? अगर हिम्मत है तो मुझसे ईमानदारी से लड़ो। हे, जूफियान ने उपहास किया। वह ऐसे लग रही थी जैसे किसी मूर्ख को देख रही हो। तुम चाहते हो कि मैं, एक मामूली मिंगजिन, तुमसे एक डार्क एनर्जी मास्टर से लड़ूं? मुझे लगता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। यान वू मेई ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। बिल्कुल, मैं कमजोरों को नहीं धमकाऊंगा। कैसा रहेगा अगर मैं अपनी ताकत को तुम्हारे बराबर कर लूं और फिर लड़ूं? उद्धरण चिन्ह। जूफेयान की आंखें चमक उठीं। जूहाओ के प्रशिक्षण के बाद उसने एक से अधिक बार इस बारे में सोचा था। यदि वह सबसे बड़ी बहन के समान ही लोक में होती, वह उसे निश्चित रूप से हरा सकती थी। क्या ये खुद को परखने का मौका नहीं है? ठीक है, आपने सही कहा। जूफेयान ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी भयावह थी। यान वू मेई को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वह जूफेयान से हार जाएगी। उसने अपना सिर हिलाकर इस अवास्तविक विचार को खारिज कर दिया। भले ही उसने केवल मिंग जिन जितनी ही ताकत दिखाई हो, उन्हें युद्ध का व्यापक अनुभव था, और उसके हाथों पर लगे खून के धब्बे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जूफेयान से नहीं हारेगी, जिसने अभी बहुत कम लड़ाइयां लड़ी थीं और अभी भी एक नौसिखिया थी। दोनों प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचे। युद्ध शुरू होने ही वाला था। जूफेयान ने पहला हमला किया। उसकी गति बेहद तेज थी, जो कि मिंग जिन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। यान वू मेई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह बाल बाल जूफेयान के हमले से बच गई। चकमा देने के बाद उसने तुरंत अपना दांव खेला। उसने योजना बनाई थी कि वह जूफेयान को अचानक चौंका देगी, इससे पहले कि वह अपनी चाल वापस ले सके। जूफेयान की कमजोरी पर सीधा प्रहार करना। यान वू मेई जानती थी कि वह बहुत तेज है और उसने उसके भागने के रास्ते बंद कर दिए। कौन जानता था, जूफेयान का युद्ध अनुभव भी कमजोर नहीं था। वह चकमा तो नहीं दी, लेकिन एक अजीबोगरीब हरकत की तकनीक से उसने अपने शरीर को घुमाया। हालांकि मुक्का बाद में मारा गया, लेकिन पहले एक मुक्का आया। हमला तेज था और कोण पेचीदा था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। यान वू मेई अप्रत्याशित रूप से इस स्थिति में फंस गई। सौभाग्य से, उनके समृद्ध युद्ध अनुभव ने उन्हें जल्दी से तालमेल बिठाने में मदद की। उसने तुरंत अपने हमले की दिशा बदल दी। उनकी दोनों मुट्ठियां आपस में टकरा गईं। जूफेयान की मुट्ठी से आंतरिक शक्ति मिंग जिन का विस्फोट हुआ। यान वू मेई कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। उसके चेहरे पर सदमे के भाव अब छुपाए नहीं जा सकते थे। ये शक्ति पहले ही मिंग जिन के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जूफेयान के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस करना, ये निस्संदेह मिंग जिन ही था। नहीं, ये सही नहीं है। ये दायरे का मामला नहीं था। ये जूफेयान की बल प्रयोग करने की तकनीक थी। आंतरिक शक्ति मिंग जिन के संचार की एक विशेष विधि का उपयोग करके उसने और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति को उजागर किया। यान वू मेई को तो ये भी संदेह हुआ कि उसके सामने खड़ी जूफेयान कोई और ही व्यक्ति है। तेज प्रतिक्रिया, तीखे हमले और आश्चर्यजनक बल प्रयोग तकनीकें। बहन यान, आप पहले ही हार चुकी हैं। यान वू मेई जब ये सब सोच रही थी, तब वास्तव में ये पलक झपकने जितना ही समय था। और जूफेयान ने उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए इस अवसर का लाभ उठाया। एक मुक्का झट से उसकी गर्दन पर आकर रुक गया। जूफेयान मुस्कुराए और अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली। ये ताई ची ही थी जो जूहाओ ने उसे सिखाई थी, जिसमें भयंकर और दबंग हमले शामिल थे। आपने वह कैसे किया? यान वू मेई ने उत्सुकता से पूछा। जूफेयान का मूड अच्छा था और उसने विजयी भाव से सीटी बजाई। ऐसा लग रहा था कि वह उसे बताने वाली नहीं है। यान वू मेई ने व्यंग्य किया। तुम मुझे बताने वाले नहीं हो, है ना? तो फिर मुझे दोष मत देना।